कीर्ति बंसल जी, वेरी गुड इवनिंग। वाशु जी, सलेखा, परवीन जी, रजनी जी, मुकेश, वेरी गुड इवनिंग। सभी को वेरी गुड इवनिंग। आज की जो लाइव क्लासेज है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्पेशली यदि आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि श्रेष्ठ अवस्था जहां बेश बनाती है, ठीक है। बाल्य अवस्था एक प्रकार से बीच की वो अवस्था है जो दोनों अवस्थाओं को जोड़ती है, और किशोर अवस्था वो अवस्था है जिसको अपन एक संक्रमण एज बोलते हैं, ठीक है ना। एक स्ट्रेस एज बोलते हैं, एक डिफिकल्टी टाइम इसको जिंदगी का बोला जाता है। तो आज इन दो अवस्थाओं पे प्रयास रहेगा कि हम इनको कंप्लीट करें। देखते हैं वो तो कंप्लीट होती कि नहीं होती, क्योंकि किशोर अवस्था एक बहुत बड़ा बिंदु बन जाता है। तो अब तक इस विकास टॉपिक में हमारी जो लाइव क्लासेज का शेड्यूल है, उसके तहत मैं आपको 4 बिंदु करवा चुका हूं, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने कंप्लीटली समझा दिया। उसके बाद विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और डेवलपमेंट मैंने कंप्लीटली समझा दी। और उसके बाद मैंने जो चर्चा की थी वो की थी रोल ऑफ हेरिडिटी एंड रोल ऑफ इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका, वो कंप्लीटली समझा दिया। और चौथे पार्ट में हमने विकास की जो अवस्थाएं हैं उनका वर्गीकरण, जिसमें अपने गर्भावस्था को देखा, शेषावस्था को देखा, और अलग अलग विद्वानों ने क्या बताया है इसके कार्यकाल को लेकर, उसके ऊपर मैंने चर्चा की। आज हम दो अवस्थाओं के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कितनी क्लास, लंबा समय कितना लगता है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होगा, लेकिन शेषावस्था और किशोर, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, किशोर अवस्था पूरी नहीं होगी तो कल कर लेंगे। तो बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के ऊपर आज की अपनी क्लास स्पेशली फोकस रहेगी। तो अब तक मैं, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको शेष अवस्था पढ़ाया। अब जैसे मैं बाल्यावस्था पढ़ा रहा हूं, तो याद रखना बाल्यावस्था को याद करना है, किशोर अवस्था को पढ़ना है। तो बहुत सिंपल सी तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है कि शेषो अवस्था आपके जहन में होनी चाहिए। यानी कल की जो क्लास है वो पूरी की पूरी आपके माइंड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मुंह धो के आ गए और कि आज सर लाइव क्लासेस ले रहे हैं, हमें बाल्यावस्था पढ़नी है, कोई फायदा नहीं है यदि आपको शेषो अवस्था याद नहीं है। मैं बार बार इन चीजों को कह रहा हूं, टारगेट दीजिए अपने आप को, कोशिश कीजिए कि सर ने जो पढ़ा है उसकी एक चीज मुझे याद हो, ठीक है। और मैं मेंटली इस चीज के लिए तैयार हूं कि आज हमें पढ़ना है। मतलब माइंड में एक विजन होना चाहिए, हर दिन का एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो विषय के प्रति, वो साइकोलॉजी का एक उद्देश्य हो सकता है, वो सब्जेक्ट का एक उद्देश्य हो सकता है, वो जीके का आपका एक उद्देश्य हो सकता है। टारगेट खुद को दीजिए, ये अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। अच्छी हैबिट्स, आज मेरी पोस्ट भी थी इस चीज को लेकर कि आदतें जो हैं, ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि सफलता इन अच्छी आदतों की गुलाम होती है। इसलिए हैबिट्स ऐसी बना लो कि सफलता आपके पास चल के आए, ठीक है ना। आपको सफलता के पास जाना नहीं पड़े, सफलता आपके पास खुद चल के आएगी। बस ये निर्भर करता है आपकी गुड हैबिट्स के ऊपर। तो आज हम लोग बाल्यावस्था, क्या कल टेस्ट है, निश्चित रूप से कल टेस्ट रहेगा विकास टॉपिक का, ठीक है। सेकंड ग्रेड वालों के लिए, स्कूल लेक्चर वाले बच्चों के लिए, और जिन्होंने रिट का कोर्स ले रखा उन रिट वाले बच्चों को भी, वैसे तो उनका रिट वालों की मैंने टेस्ट सीरीज अलग से डाल रखी है, ठीक है, डाउटफुल के नाम से भी डाल रखी है, लेकिन उनके दोबारा से, क्योंकि बच्चे ने एक बार कोर्स लिया है तो उसको कंप्लीटली फायदा दिया जाएगा जितना पॉसिबल होगा। टाइमिंग वही अपना 5 से 5:30 के बीच में रहता है, तो 5:15 या 5 बजे के आसपास रहेगा। डेवलपमेंट टॉपिक का टेस्ट रहेगा, विकास का फुल टेस्ट होगा, निश्चित रूप से फुल टेस्ट होगा। लॉकडाउन लगेगा क्या, अभी कुछ नहीं कह सकते। यदि हालात केस बढ़ते हैं, कंट्रोल अनकंट्रोल की सिचुएशन रहती है तो लॉकडाउन लग सकता है। लॉकडाउन इतना ही लग सकता है कि स्कूल कॉलेजें जो हैं, स्कूलें बंद कर दी लगभग, कॉलेजें जो हैं वो भी हो सकता है बंद हो जाए, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कुछ समय के लिए हो सकता है, 10 से 15 दिन, 20 दिन के लिए बंद हो सकते हैं, बाकी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी क्लास शुरू की है सुमन जी, तो विकास में स्टार्ट का पार्ट नहीं है 2, विकास में कैसे नहीं है, विकास अभिवर्ती विकास किया है मैंने, कहा ना 4 पार्ट डाल दिए मैंने, 4 पार्ट डाल दिए। ओके, स्मार्ट लग रहे हैं, चलो ठीक है। तो आज मैं बाल्यावस्था पढ़ाने वाला हूं, आराम से रिलैक्स मूड में बैठ जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। अगल बगल के एनवायरमेंट को साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट कर लें, ठीक है, कि बस अब धीरे सर के साथ मगन होकर पढ़ना है, ध्यान कहीं भी इधर उधर जाना नहीं चाहिए। जो भी चीजें आप कर रहे थे उनको छोड़ दीजिए और कंप्लीटली मेरे साथ हो जाइए इस क्लास के अंतर्गत, जिसमें अपन बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के ऊपर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बाल्यावस्था को याद करना है तो शेषावस्था जहन में होनी चाहिए, बाल्यावस्था अपने आप याद हो जाएगी, जोर ही नहीं आएगा, ठीक है ना।
कि यार ये तो शेष अवस्था का जस्ट, शेष अवस्था की जो विशेषताएं उनसे जस्ट थोड़ी सी अपोजिट, उनसे मिलती जुलती विशेषताएं बाल्य अवस्था में आएंगी। तो बाल्य अवस्था आज 11 वीडियो और डाली हैं। आज मुकेश जी 11 वीडियो इसलिए डाली हैं ताकि आप टेस्ट के लिए एक बार उनको देख सकें, लाइव में अपन कंप्लीटली इनको पढ़ी रहे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो लाइव वाली क्लासेज आपको लगता है कि ज्यादा बेटर है रिकॉर्डेड से, तो रिकॉर्डेड को हटा के और ये लाइव वाली एक्सपोर्ट करके वहां डाल दी जाएगी। ये आप लोगों की फीडबैक पे, या दोनों क्लासें आप देख सकते हैं, आपको जो बेटर लगे वो ऑप्शन आप चुन सकते हैं कि रिकॉर्डेड भी मैंने डाल रखी है और लाइव वाला जो शेड्यूल चल रहा है टॉपिक का वो चलता रहेगा, इसको भी अपन रिकॉर्डेड में डाल सकते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा। ओके, तो हाँ, मतलब जो फर्स्ट ग्रेड में जो आने हैं वो सब वीडियो डाल दें, क्योंकि आपके संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास लास्ट तक आपके सिलेबस में है फर्स्ट ग्रेड में। और सेकंड ग्रेड वाले बच्चों को मेरे अकॉर्डिंग नैतिक नहीं है कि संवेगात्मक नहीं है, एक डेवलपमेंट उनके नहीं है, तो मैं वो देख लूंगा, वीडियो डाला हुआ तो उसको हटवा देंगे। सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, बाकी वैकेंसियां दोनों आगे पीछे आनी है, जो बच्चे जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो मस्त तरीके से तैयारी करें, कोई टेंशन नहीं। लाइव क्लास से पूरा कोर्स करवाएंगे क्या कल्पना जी? प्रयास पूरा है कि लाइव के माध्यम से जो साइकोलॉजी के स्पेशली जो टॉपिक है उन पे लाइव के माध्यम से मैं करवाऊंगा, ठीक है। कोई पेडागोजी का टॉपिक होगा वो रिकॉर्डेड ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। तो अपन बाल्यावस्था की चर्चा कर रहे हैं। अब बाल्यावस्था की मैं एक सिंपल सा एक पैटर्न बता दूं आपको। बाल्यावस्था की जब भी अपन चर्चा करते हैं, बाल्यावस्था के अपन एग्जाम पैटर्न को देखते हैं, बाल्यावस्था के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं, तो इसमें अधिकतर जो प्रश्न पूछे गए हैं बाल्यावस्था पे वो लगभग जो इसकी स्टेटमेंट है, कथन है शुरुआती, यानी मैं शुरुआत में जो आपको बताऊंगा लगभग वो स्टेटमेंट पे प्रश्न ज्यादा पूछे गए, विशेषताओं पे कम पूछे गए। और विशेषता में जोर भी नहीं आना, क्योंकि शेष अवस्था याद है तो बाल्यावस्था अपने आप याद हो जाएगी। तो देखिए पहला स्टेटमेंट में जो बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देखना चाहें, दोनों चीजें बोल रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूं कि साहब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ गया, वो जरूर देखना है। तो देखिए बात कर रहे हैं अपन लोग, बाल्यावस्था का कार्यकाल है 6 से 12 वर्ष। कितना कार्यकाल है? 6 से 12 वर्ष, ठीक है। बाल्यावस्था कार्यकाल कितना हो गया? 6 से 12 वर्ष इसका कार्यकाल हो गया। नॉर्मली जो कार्यकाल की अपन चर्चा करेंगे वो 6 से 12 वर्ष। अब यहां जैसे मैंने कहा कि जैसे रेट और सीटेड जैसे एग्जाम जब देने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था किसको कहा जाता है। तो 2 से 6 वर्ष को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, और जो ये 6 से 12 है इसको अपन उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। रीट जैसे एग्जाम में स्पेशली ऐसे प्रश्न आते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का मतलब क्या हो गया कि 2 से 6 वर्ष का समय, और 6 से 12 को स्पेशली उत्तर बाल्यावस्था बोला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा माइंड में हल्का सा आपको रखना है। सर लिखने में दिक्कत आ रही है, गज्जू जी क्यों दिक्कत आ रही है? इतनी स्पीड तो होनी चाहिए। बाल्यावस्था का कार्यकाल 6 से 12 वर्ष। महत्वपूर्ण कथन, रेडेल, रेडेल एक विद्वान है, याद रखना, ये रेडोल नहीं है, रेडेल ही याद रखना आपको, ठीक है ना, रेडेल ही याद रखना, ठीक है। रेडेल के अनुसार बालक आश्चर्यजनक व्यवहार करता है, ठीक है ना। यानी कि इतना याद रखना है कि किस विद्वान ने और किस अवस्था को आश्चर्यजनक व्यवहार की अवस्था कहा है, ठीक है ना। सरप्राइजिंग बिहेवियर करता है बच्चा। वो सरप्राइजिंग बिहेवियर जो बच्चा करता है वो कहां पे करता है? वो बाल्यावस्था में करता है। कि ये बच्चा बहुत ज्यादा अचानक से आपको लगेगा यार बहुत निष्ठावान भी है और कभी लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर देता है। तो इस विशेषता के अकॉर्डिंग लड़ाई झगड़ा करने की जो विशेषता वो सबसे अधिक बाल्यावस्था में पाई जाती है, माना जाता है, ठीक है, जबकि वो सबसे अधिक आज्ञाकारी भी होता है। तो इसको आश्चर्यजनक, ठीक है, तो सरप्राइजिंग बिहेवियर अवस्था का नाम दिया इसको रेडेल ने। तो ये आप देख सकते हैं, बट मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है कि आश्चर्यजनक व्यवहार की अवस्था किसे कहा जाता है, बाल्य अवस्था को कहा जाता है। किसने कहा? रेडेल ने। अब मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया कि बच्चे कहते हैं सर नोट्स लिखा ही कौन जा, बनाए कौन जा। अरे देवताओं, इतनी देर के मायने तो आदमी के रूप के लिख डाला है, ठीक है ना। मेरी चेहरों भी बना देते, मेरा जो भाव भंगिमा आ रही वो भी बना देते देर में। तो आप लोग कहते हैं सर नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। रीट और सेकंड ग्रेड का सेम टॉपिक है प्रियंका जी। रीट में विकास के पहलू ज्यादा आएंगे, ठीक है। बाकी यहां तक अपन चल रहे हैं वो सब में सेम है। वो सभी, चाहे किसी भी ग्रेड की तैयारी करो, संवेगात्मक और नैतिक विकास तक सबको पढ़ना होता है। रीट में 2 विकास एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, भाषा विकास और गामक विकास, जो सेकंड ग्रेड में आपको नहीं पढ़ने होते हैं, इसको लेक्चर में आपको नहीं पढ़ने होते हैं। ओके,
तो रेडेल ने क्या कहा है? आश्चर्यजनक निर्माण काल। याद रखना, जितनी आपकी स्पीड होगी उतना जल्दी हो पाएगा, ठीक है ना। मैं इतना चर्चा करता हूं, इतना ज्यादा रिपीटेशन करता हूं, फिर भी कहते हैं नहीं बनता। जबकि स्टेनले होल ने 8 से 12 वर्ष के समय को अद्वितीय समय कहा है। यानी कि ये आप इसको छोड़ देना, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन ही होता है। इसने 8 से 12 वर्ष को भी अद्वितीय समय कहा है। फिर इसने क्या कहा कि किशोर अवस्था का जो पूर्व किशोर अवस्था समय है उसको भी इसने अद्वितीय समय बोला। तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है। इसने दो जगह अद्वितीय समय बोल दिया, 8 से 12 वर्ष को अद्वितीय समय बोल दिया स्टेनले होल ने, और फिर पूर्व किशोर अवस्था को बोल दिया। तो इस बिंदु को आपको नहीं देखना है, ये कंफ्यूजन पैदा करता है। पूर्व किशोर अवस्था को भी इसने अद्वितीय समय बोला है और 8 से 12 वर्ष को भी अद्वितीय। तो मैं इसको काट रहा हूं, ठीक है ना। आपको इतना याद रखना, आश्चर्यजनक निर्माण, आश्चर्यजनक व्यवहार की अवस्था किसे बोलते हैं? बाल्यावस्था। फिर देखिए जीवन का निर्माण काल, ये फ्राइड ने कहा है। अब यहां आपके समझ में आएगा कि सर फ्राइड शिशुअवस्था के बारे में तो कहता है कि बच्चे को जो कुछ बनना होता है वो 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। देखिए वहां स्टेटमेंट ये दे रहा है, और यहां ये कह रहा है कि निर्माण काल जो है, यानी ये कहता है कि बच्चा अपने सिद्धांतों का निर्माण, व्यवहारिक शिक्षा जो बच्चा सीखता है, प्रैक्टिकल जो बच्चा बनता है, वो बाल्यावस्था में बनता है। इसलिए निर्माण काल यदि आता है कि फ्राइड ने निर्माण काल किसे कहा है, तो आपको उत्तर याद रखना है, बाल्यावस्था को इसने क्या कहा है? निर्माण काल कहा है। क्या कहा है? बाल्यावस्था को इसने क्या कहा? निर्माण काल। किसने कहा? फ्राइड ने। तो याद रखिएगा, जीवन का निर्माण काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। किसने कहा है? फ्राइड ने कहा है। आगे नेक्स्ट, यहां इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यही है, कार्यकाल और जीवन का निर्माण काल, बाल्यावस्था। आगे देखिए, ये क्या हो गया इसमें? ठीक है, जीवन का अनोखा काल। देखिए जीवन के अनोखे काल की अपन जब बात करेंगे तो जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है, इसको देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनोखे काल का मतलब समझते हैं आप? यूनिक एज। अनोखा मतलब क्या होगा? यूनिक एज किसे कहा जाता है? तो यूनिक एज का मतलब यहां पे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है सर। मतलब आप ये कहोगे सर हमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखने हैं, तो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं। जीवन का निर्माण काल फ्राइड ने कहा, एग्जाम में आ सकता है। लेकिन जीवन का अनोखा काल अब तक 6 से 7 बार रिपीट किया गया है कि जीवन का अनोखा काल, यूनिक स्टेज किसे कहा जाता है? तो यूनिक स्टेज किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। और किसने कहा है? कॉल व ब्रुश ने कहा है। अनोखा काल क्यों कहा है? इस संदर्भ में कहा है कि इस अवस्था के बच्चे को माता पिता समझ नहीं पाते हैं, इनके समझना बड़ा कठिन होता है बच्चे को, इसलिए इसको जीवन का सबसे अनोखा काल, यूनिक काल, एज कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। किसने कहा है? कॉल व ब्रुश ने, ठीक है ना। यदि हो सके तो पीडीएफ सेंड कर देना, हो जाएगा प्रताप जी, हो जाएगा आपका। आज थोड़ा सा कोई घर में प्रोग्राम था, टाइम नहीं मिल पाया, वरना पीडीएफ वाला काम तो मैं कर देता। कल देखता हूं, माइनस मार्किंग रहेगी कल के टेस्ट में, माइनस मार्किंग कल रहेगी टेस्ट में। ओके, जीवन का अनोखा काल। फिर है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था, ये भी आया हुआ है, इसको भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिद्वंदात्मक, कंपटीशन की भावना होती है आपस में, प्रतिस्पर्धा की भावना बच्चे में होती है। तो बच्चा सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा किस अवस्था में करता है? बाल्यावस्था में माना गया है, ठीक है। कि विशेष रूप से कौन सी? समाजीकरण की। प्रतिस्पर्धा किस चीज की? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, ठीक है ना। तो सोशलाइजेशन की प्रतिस्पर्धा का मतलब यहां पे ये लिया गया। आप कभी बच्चे को देखना, बच्चा सबसे अधिक सोशल होता है तो बाल्यावस्था में होता है। बच्चे का मतलब यहां पे है कि दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, दूसरा बच्चा वो जो व्यवहार कर रहा है उसको देख के वो वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करेगा। अनुकरण की प्रवृत्ति शिशुअवस्था में प्रारंभ हो जाती है, लेकिन सबसे अधिक अनुकरण बाल्यावस्था में होता है। तो यहां वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेता है, वो सबसे एडवांस होना चाहता है कि मेरा स्थान सबसे अलग हो। यार ये बहुत आज्ञाकारी बच्चा है, ये बहुत सामाजिक कार्य करता है, ये घर का हर कार्य कर लेता है। तो यहां इस संदर्भ में किलपेट्रिक ने इसको क्या कहा है? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण। क्या कहा है? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। और किसने कहा है? किलपेट्रिक ने प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है। किस अवस्था को? बाल्यावस्था को। ये याद रखना है। तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसने कहा है? किलपेट्रिक ने कहा। किसने कहा? किलपेट्रिक। ये याद रखना। क्लास चलते बस अभी 10 मिनट हुई है, ठीक है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था बाल्यावस्था कहा जाता है। और किसने कहा? किलपेट्रिक। इंपॉर्टेंट है, जीवन का अनोखा काल, यूनिक स्टेज,
एज, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज क्या हो रहा है इसके, फोल्डिंग क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है। अब देखिए इसको, ये भी नीचे वाले भी जो मैं बता रहा हूं, ये सब के सब इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी स्टार्ट दे दीजिएगा। मिथ्या परिपक्वता बहुत इंपॉर्टेंट है। जेएस रोश ने बहुत बार प्रश्न आया है, मिथ्या परिपक्वता किसे कहा जाता है? झूठी मेच्योरिटी, ठीक है ना, पेसिडो मेच्योरिटी। तो झूठी मेच्योरिटी क्या है, फाल्स मेच्योरिटी क्या है? ठीक है, तो यहां झूठी मेच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता। अब देखो लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है। मिथ्या परिपक्वता काल किसे कहा जाता, आपने कह दिया बाल्यावस्था। अब आप कह दो सर हमें तो स्कूल लेक्चर में तो केवल किशोरावस्था पढ़नी पड़ती है। ये स्कूल लेक्चर में 3 बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। और इस बार जो आया था उसमें लैंग्वेज चेंज कर दी, छदम परिपक्वता। छदम परिपक्वता काल, छदम परिपक्वता बोल सकते हो। छदम और मिथ्या एक ही शब्द है। झूठी मेच्योरिटी, फाल्स मेच्योरिटी, पेसिडो मेच्योरिटी, ठीक है। तो किसने कहा? जेएस रोस ने कहा। किसने कहा? जेएस रोस ने कहा है। अब आप कह दो गुरुजी मिथ्या परिपक्वता को मतलब क्या है? तो मतलब यो है कि बाल्यावस्था में बच्चे में बहुत कम परिवर्तन होते हैं शारीरिक रूप से, ठीक है। इसलिए इसको झूठी मेच्योरिटी का समय बोला जाता है। यहां बच्चे के शारीरिक परिवर्तन बहुत कम होते हैं, शेष अवस्था और किशोरावस्था में बहुत व्यापक लेवल पे होते हैं। इसलिए मिथ्या परिपक्वता काल या छदम परिपक्वता काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को इंपॉर्टेंट है। दलीप जी, हर के लिए, चाहे आप रेट लेवल फर्स्ट के हो, चाहे रेट लेवल सेकंड के हो, चाहे आप कोई भी दुनिया की कोई भी कॉम्पिटिशन दो साइकोलॉजी का, ये सब में सेम चीजें होती हैं, सब में सेम होती हैं। वैचारिक क्रियावस्था, ये 7 से 12 वर्ष, ये भी आया हुआ प्रश्न है 2004 थर्ड ग्रेड में। वैचारिक क्रिया अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को, ठीक है। और किसने कहा था? पियाजे। किसने कहा था? पियाजे ने वैचारिक क्रिया अवस्था कहा था, ठीक है। और स्पेशली आप इसको ये भी बोल सकते हैं मूर्त परिचालन। क्या बोल सकते हैं? मूर्त परिचालन। मूर्त परिचालन का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो मैंने पियाजे में आपको पढ़ाया अधिगम टॉपिक में, सेम वही बिंदु है। तो बच्चा वैचारिक क्रिया अवस्था किसे कहा जाता है? 7 से 12 वर्ष को कहा जाता है। इसको मूर्त परिचालन की अवस्था भी कह सकते हैं। और किसने कहा था? पियाजे ने, कि बच्चा मूर्त रूप से तार्किक चिंतन जो है वो कहां प्रारंभ करता है? वो 7 से 11 या 12 वर्ष में प्रारंभ कर देता है। वो 7 से 12 वर्ष को उसने क्या बोला था? वैचारिक क्रिया अवस्था बोला है पियाजे के अकॉर्डिंग। विद्यालय की आयु, स्कूल स्टेज आयु, ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। स्कूल एज किसे कहा जाता है? तो स्कूल एज जो कहा जाता है वो 6 से 10 वर्ष को। देखो यहां 12 वर्ष नहीं है। अब मान लीजिए ऑप्शन में आ गया कि स्कूल स्टेज अवस्था किसे कहेंगे? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। तो आपने बाल्यावस्था ऑप्शन कर दिया। लेकिन मान लीजिए वहां एज ग्रुप पूछ रखा है, 6 से 12 भी दे रखा है, 6 से 10 भी दे रखा है, 6 से 14 भी दे रखा है, 4 से 10 भी दे रखा है। तो वहां आपको स्कूल एज का आंसर जो करना है वो 6 से 10 करना है। तो एज ग्रुप भी याद रखना है, और अवस्था पूछे तो सीधा बाल्यावस्था हो जाएगा। लेकिन एज ग्रुप पूछे तो 6 से 12 ना हो के ऑप्शन में भी 6 से 10 है, तो आपको 6 से 10 करना है। तो विद्यालय की आयु से ब्लेयर व जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? ब्लेयर और जॉनसन ने इसको क्या कहा था? स्कूल एज कहा है, कि बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है यहीं पे। स्कूल की आयु भी यही है। खैर आजकल तो टाइम बदल गया, 2.5 साल के बच्चे को अपने स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। आज के पेरेंट्स बहुत जागरूक हैं। कुछ भी मानो, एक दबाव मानो, प्रतिस्पर्धा मानो, बट नॉर्मली मनोविज्ञान ये कहता है कि 4 साल का होने पे बच्चे को स्कूल भेजा जाना चाहिए। ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो 6 से 10 वर्ष को स्कूल एज कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी इसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं आप लिखना चाहो तो। इसे प्रारंभिक, अर्ली स्कूल एज भी कहा जाता है, प्रारंभिक विद्यालय, ठीक है ना। तो प्रारंभिक विद्यालय एज भी इसे कहा जाता है, किसको? बाल्यावस्था को। तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी। आगे देखिए, ये सब स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तोली की आयु इंपॉर्टेंट है, आपके रिट 2012 में शायद ये प्रश्न आया था, रिट 12 में है, 11 में, जो भी है। तोली की आयु, तोली का आयु मतलब है गेंग एज। क्या है? गेंग एज, ठीक है ना। इसको गेंग एज भी बोलते हैं और गेम एज भी बोलते हैं, ठीक है ना। गेंग एज और गेम एज दोनों होती है, याद रखना, गेम एज और गेंग एज। तोली की आयु गिरोह अवस्था, तोली बोलते हैं, गिरोह अवस्था बोलते हैं, गेंग एज बोलते हैं। तो गेंग एज का मतलब क्या है? कि बाल्य अवस्था में बच्चा जो है वो ग्रुप में रहना प्रारंभ कर देता है। वो अपना एक, अपने आयु के बच्चों का जो भी है वो टोली बनाता है। उस टोली का उस पर बड़ा प्रभाव भी होता है। वैसे सबसे अधिक प्रभाव जो होता है वो किशोर अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ टोली की आयु यदि स्पेशली प्रश्न पूछता है, गिरोह की अवस्था यदि प्रश्न पूछता है, तो आपको बाल्यावस्था करना हो। स्पेशली ऑप्शन में यदि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था ऑप्शन में हो तो आपको उत्तर बाल्यावस्था करना है। और खेल की आयु, गेम एज,
गेंग एज भी और गेम एज भी। बच्चा सबसे अधिक खेलता है वो कौन सी अवस्था में खेलता है? बाल्य अवस्था में खेलता है। और सामूहिक खेल, ग्रुप के गेम ज्यादा खेलेगा, अकेले खेल शेष अवस्था में खेलेगा, लेकिन सामूहिक खेल की जो अवस्था बोलते हैं वो अपन बाल्य अवस्था को बोलते हैं। उत्पाती अवस्था, उत्पाती मतलब बदमाशी बच्चों बहुत करे, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्रकार से परेशानियां खड़ा करेगा, मतलब किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी यहाँ बहुत करेगा, तो लड़ाई झगड़े की अवस्था भी बोलते हैं। लड़ाई झगड़े के कारण इसको उत्पाती अवस्था बोलते हैं। और ये कहते हैं कि माता पिता जो है वो उनकी बजाय जो बच्चा जो है उत्तर बाल्यावस्था में से जाता है उसके टोली का प्रभाव पड़ने लग जाता है, इसलिए वो थोड़ी सी बदमाशी ज्यादा करता है, लड़ाई झगड़े बहुत करता है, इसलिए उसको उत्पाती अवस्था बोलते हैं। बट ये प्रश्न एग्जाम में आज तक कभी आया नहीं है, तो आप इसको चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं कि उत्पाती अवस्था किसको बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को। सारस अवस्था, सारस का मतलब यहाँ पे लिया गया है भोलेपन से, कि बाल्यावस्था का बच्चा जो होता है वो थोड़ा सा ईमानदार ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो सारस और बगुला दो जीव हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो बगुला जो होता है बड़ा बेईमान होता है, हम बगुला भगत समायोजन में जो युक्ति पढ़ते हैं, तो सारस यहाँ उसके स्वभाव के संदर्भ में यूज किया गया है। सारस अवस्था उत्तर बाल्यावस्था को, उत्पाती अवस्था, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में नहीं आए और चांस भी नहीं है। सुस्ती की आयु, सुस्ती की आयु मतलब थोड़ा फुर्ती होती है बच्चे बाल्यावस्था में, कोई भी काम कहोगे तो उसके लिए मना नहीं करेगा, भाग के करेगा, तो सुस्ती की आयु किसे कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को। ये भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आया और चांस भी बहुत कम है। गंदी आयु, डर्टी एज, गंदी आयु किसे कहा जाता है? तो यहां ऑप्शन में याद रखना, पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन हो तो पूर्व बाल्यावस्था करना, यानी 2 से 6 वर्ष के समय को गंदी आयु बच्चे को कहा जाता है। और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा यहाँ नेगेटिव बिहेवियर करना शुरू कर देगा 2 साल का होते ही, ठीक है। और 3 से 4 साल में बच्चे में जो है वो एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा भी होती है, और लड़ाई झगड़े करने की जो प्रवृत्ति आती है वो पूर्व बाल्यावस्था में स्पेशली प्रारंभ होती है। इस संदर्भ में इसको डर्टी एज कहा गया है। तो पूर्व बाल्यावस्था याद रखना, गंदी आयु। बाकी ये प्रश्न आज तक आए नहीं और मुझे लगता नहीं, ना तो गंदी आयु, ना चुस्ती की आयु, ना उत्पाती अवस्था और ना सारस की अवस्था, ये चारों ही बिंदु आज तक किसी भी एग्जाम में किसी भी रूप में नहीं पूछे गए, तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। हाँ, वास्तविकता की अवस्था भी बाल्यावस्था को बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो अपन विशेषता में पढ़ेंगे, वहां कल्पना जगत में था तो यहाँ वास्तविक जगत में आ गया, ठीक है। तो ये नॉर्मली हल्के रूप में देखना। सृजनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था, क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था में शुरू होता है, ये विशेषताओं में भी आता है। तो क्रिएटिविटी का प्रारंभ 6 वर्ष से होता है और 30 वर्ष की आयु में उच्चतम सीमा पे सृजनात्मकता पहुंच जाती है। तो सृजनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था, बच्चा आपने देखा होगा कि सबसे पहले अपन जो कागज की नाव बनाते हैं, हवा में उड़ने वाली हवाई जहाज बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आज तो चलो अलग टाइम आ गया साहब, मुझे ऐसा याद है कि आज तो चलो पतंगी बन के आती है, मुझे ऐसा याद है कि हमने बनाई है कि जो पॉलीथीन होती है उसको एक शेप में काटना, जिसमें अपन सामान लेके आते हैं उस पॉलीथीन को, ठीक है। और फिर झाड़ू होती थी, और झाड़ू अलग ही टाइप की झाड़ू होती थी, पन्नी की झाड़ू उसको बोलते थे। उसकी एक लकड़ी उसकी निकाली जाती थी, और उस लकड़ी में जो अपने कीकर का एक वृक्ष होता है उसकी जो सूल होती है वो चुभव कर, और फिर जो है उस पतंग को उड़ाया जाता था और बहुत गजब का पतंग उड़ता था। तो ये क्रिएटिविटी थी। आज अपन बात करते हैं कि साहब स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि आज एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, नवीन शिक्षा नीति स्किल डेवलपमेंट की बातें करती है। लेकिन एक चीज बताइए आप, आज हम स्किल डेवलपमेंट के अलग विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं, आज हम अलग से इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आज का बच्चा वो कर ही नहीं रहा है। हमारे टाइम में कोई स्किल डेवलपमेंट का विश्वविद्यालय नहीं था, स्किल डेवलपमेंट कोई पाठ्यक्रम कोर्स नहीं था, लेकिन उस समय के बच्चे कितने क्रिएटिव थे, वो स्किल सीखते थे कि यार वो पॉलीथीन की पतंग बना दी उसने, ठीक है ना। आज चरखियां होती हैं, उस समय वो उसमें डोर को बनाता था, डोर को पक्का बनाने के लिए वो कांच वगैरह मिला के फिर डोर को पक्का बनाता था। देखिए कितने अवसर थे उसके पास, सोचने का वक्त था और बच्चा क्रिएटिव बनता था। आज हम एक अलग से विश्वविद्यालय बना रहे हैं और आज का बच्चा क्रिएटिव फिर भी नहीं है, लेकिन उस समय का बच्चा तो क्रिएटिव था, हर चीज वो बना लेता था। अब ऐसे बच्चे कभी जिंदगी में हार नहीं सकते, याद रखना। तो क्रिएटिविटी का प्रारंभ बाल्यावस्था में होता है, और आज हम बच्चों पे इतना पाठ्यक्रम लाद देते हैं, इतनी बकवास स्कूलिंग होती है, केवल और केवल पढ़ो, किताबों को पढ़ते जाओ, बच्चा कर कुछ नहीं रहा है। और हमारे टाइम में जब चीजें कुछ नहीं थी उस समय बच्चा ज्यादा क्रिएटिव था, आज बच्चा क्रिएटिव नहीं है, याद रखना, ये विशेष बात है। तो सृजनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था जो बोलते हैं अपन बाल्यावस्था को बोलते हैं।
भाषा विकास की सबसे बड़ी अवस्था, भाषा विकास जो होता है उसकी तीव्र अवस्था सबसे अधिक भाषा का विकास बाल्यावस्था में होता है। और आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि भाषा की संवेदनशील अवस्था कौन सी है, तो सेंसिटिव स्टेज जो बोला जाता है वो पूर्व बाल्यावस्था को बोलते हैं, ठीक है ना। भाषा की सेंसिटिव स्टेज जो बोला जाता है, क्योंकि वहां भाषा निर्माण का प्रारंभ होता है, इसलिए आप इस चीज को याद रखना कि भाषा विकास की जो संवेदनशील अवस्था है, ये लिख लेना, भाषा विकास की संवेदनशील जो अवस्था है वो स्पेशली किसको बोलते हैं अपन, पूर्व बाल्यावस्था को। किसको बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है उसको अपन सेंसिटिव स्टेज बोलते हैं, संवेदनशील अवस्था। और सबसे तेज जो भाषा विकास का अवस्था विकास वो बाल्यावस्था में होता है, तो इसको याद रखना। भाषा विकास की तीव्र अवस्था बाल्यावस्था है और संवेदनशील अवस्था। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं सर चप्पल के टायर बनाते थे, निश्चित रूप से चप्पल के टायर बनाते थे, और ऐसे टायर बनाते थे कि कई बार तो इतने जूते पड़े हुए हैं कि हमारा साथी था, ग्रुप में रहते थे तो बच्चे को मोटिवेट कर दिया कि यार चप्पल लेके आ, तो बोले ये तो चप्पल नहीं, बोले पुरानी चप्पलें होती थी वही टायर बना था, बोले यार कोई ढंग का ला यार, किसकी लाएगा, तो उसको मोटिवेट किया। तो उसके अंकल थे बेचारे, अहमदाबाद से आए थे और बढ़िया मोटी वाली चप्पल थी, उठा लाया नहीं कि नहीं। हमने नहीं सोचा कि परिणाम क्या होगा, परिणाम देखा जाएगा। आज का बच्चा सोचता है ऐसे हो जाएगा तो मर जाऊंगा तो मारेंगे तो, उस समय देखा जाएगा परिणाम जो होगा, मार खाने के लिए तैयार है, ठीक है। उस नई की नई चप्पल के इतने सुंदर सुंदर टायर बना दिए। चाचा जी ढूंढ रहे हैं बेटा चप्पल कहां गई, चप्पल लाया था, अलग ही चप्पल थी। अब चप्पलें कहां मिले, चप्पलें मिले गाड़ी में, और गाड़ी भी किसकी, अपनी जो ये होती है गाड़ी किसके बनाते थे, ये अपने जो छोटे से आते हैं 1-1 लीटर के, अपने एक प्रकार से बोलते हैं उनको, देखो क्या बोल सकते हैं अपन, 1 लीटर का जो लोका आता है अपना पीपा टाइप से आता है, उसको काट के बनाते थे। अब उसके नीचे टायर लगा रखे, तो देख रहे हैं यार चप्पल तो थी तो ऐसी, टायर कौन बनाएगा। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 30 दिन उन्होंने टायर निकाल के देखा यार बिना घिसी हुई तो चप्पल मेरी थी। तो ये था उस समय का हाउ द जोश बोलते हैं, जोश क्या होता है, ये था, ये पहले की अवस्था का बच्चा था। आज का बच्चा इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, पहले का बच्चा हिम्मत कर लेता था। क्रिएटिविटी बहुत गजब की थी। बॉल जब बनाते थे तो बॉल, आजकल तो बॉल्स कर बनी बनाई आती है, आज हमें हर चीज उपलब्ध है, ये प्रॉब्लम है याद रखना। जितने संसाधन सीमित होंगे उतना बेटर होगा। उसमें बॉल बनाते थे तो उसको उस पे लगा के कपड़ा, फिर उस पे रबड़ चढ़ाते थे, गजब का रबड़ बनाते थे, एकदम बढ़िया स्विंग करती थी। आजकल की बॉलें बनी बनाई आती हैं, उस समय हम बॉल को ऐसा ही बनाते थे कि वो अपने आप स्विंग करती थी, उसकी कला थी, क्रिएटिविटी थी। सुई धागे से लेके उस बॉल को सुंदर सा बनाना, हर चीज को हमने बनाया। आज बच्चे को बना बनाया मिल रहा है, तो जिसको बना बनाया मिल रहा है वो उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो सकता, जो बनाएगा उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो आज की एजुकेशन अपन बात ही कर रहे हैं, बाकी एजुकेशन नाम पे कुछ नहीं है। आज बच्चे को अपन केवल एक रटंत विद्या पढ़ा रहा है, हकीकत ये है। मूर्त परिचालन की अवस्था, मूर्त का मतलब होता है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब जो प्रत्यक्ष मुझे दिखता है, परिचालन मतलब ऑपरेशनल। तो ये मैंने जीन पियाजे में समझाया हुआ है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। मूर्त परिचालन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब था कि बच्चे के सामने जो भी है वो उसको देखकर बच्चा विचार करना शुरू करेगा, तो ये उसकी विशेषता थी। तो ये मूल विशेषताएं हैं जो आपको देखना है। क्रिएटिविटी वाला इंपॉर्टेंट है, भाषा विकास वाला देख लेना, मूर्त परिचालन वाला मैंने पियाजे में चर्चा की हुई है, यहां दोबारा आप देख लेना, ये भी बहुत बार प्रश्न आता है। वैचारिक क्रिया अवस्था इसी को बोलते हैं, मूर्त परिचालन को। हाँ, लड़कियां डोल बनाती थी, बढ़िया सुंदर सुंदर डोल बनाती थी। आज की लड़कियों को कहते हो कि डोल बना दो, डोल लाके दे दो उनको, मार्केट से डोल नहीं बना सकते। पहले ही लड़के बेचारे कितने सुंदर सुंदर कपड़े ला के डोल बना लेती थी, ठीक है। तो अपना एक टाइम था, वो एक बेस्ट टाइम था जिंदगी का, जो हम लोगों ने जिया है। आज का बच्चा उसको नहीं जी पाएगा, वो केवल कहानियां हैं, चाहे वो खेलना हो चाहे वो बनाना हो, हर चीज बहुत गजब की होती थी। फोन सबसे बड़ी बीमारी, खैर ये तो है ही। फोन, वो रीजन ये है ना कि भाई आज बच्चे को फोन में सब कुछ मिल रहा है, वो क्यों भागेगा। पहले के बच्चे के पास बेचारे खेलने के लिए दोस्ती थे, ये क्रिएटिविटी थी, कुछ ना कुछ बनाएगा, कुछ कुछ करेगा। अब बाल्यावस्था की विशेषताओं पे आ जाएंगे। विशेषताएं ज्यादा याद करने में जोरी नहीं आएगा, सब तुरंत याद हो जाएंगे। ऐसा लगेगा यार ये तो हाँ शैशव अवस्था से जस्ट अगली बाल्यावस्था। तो शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, जब हमने शैशवावस्था पढ़ी वहां हमने पहली विशेषता ये पढ़ी थी कि शारीरिक मानसिक विकास में तीव्रता, वहां शारीरिक मानसिक विकास बहुत फास्टली चल रहा है। वहां गुड एनफ कह रहा है कि बालक का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। यहां हम पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी, स्थिरता, मतलब अपोजिट आ गया ना,
वहां स्थिरता थी, तेज भाग रहा था, यह स्थिरता आ गया। शारीरिक मानसिक विकास बहुत कम होता है बाल्यावस्था में, स्थिरता आ गई। वेरी गुड। दूसरी विशेषता है प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अद्भुत प्रश्न पूछना, क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। शैशवावस्था में भी जिज्ञासा है, लेकिन यहां अद्भुत, यहां वो टीचर को परेशान करेगा, वहां मम्मी पापा को परेशान कर रहा था, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति ज्यादा मजबूत बनती, ज्यादा स्ट्रोंग बन रही है, ठीक है ना। तो स्ट्रोंग क्यूरियोसिटी बन रही है, प्रबल जिज्ञासा बच्चे के यहां बन रही है, और अद्भुत प्रश्न नए नए ढूंढ के लाएगा। आज गुरुजी बेचारे परेशान रह रहे, भाई देवता क्लास में क्यों इज्जत का देना निकाला तू, लेकिन टाबर निकाल। हमें याद है ऐसा, आज के बच्चे प्रश्न कम करते हैं, डर सा होता है। उस समय के डर तो उस समय भी होता था कि गुरुजी लात मारेगा और कट्ठे मारेगा, वो कौन पतो, ऐसे लात मारते थे, कहां भी मार देते थे वो, ठीक है ना। लेकिन मन में आ गया तो गुरुजी बता दो, और बाद में चाहे प्रसाद मिलो चाहे बढ़िया तरीके, कोई टेंशन नहीं। जिज्ञासा बात गजब की थी, डर भी होता था, लेकिन डर की संतुष्टि भी तुरंत कर लेते थे। वास्तविकता में प्रवेश, मतलब सेम विशेषताएं आ रही, मतलब याद करना ही नहीं है। शेष अवस्था में मैं काल्पनिक जगत की बात कर रहा था, यहां वास्तविकता आ गया, मतलब जस्ट अपोजिट, घटना ही नहीं है। वहां खेल, वो कल्पना में विश्वास कर रहा है, शौनपरी हातिम शक्तिमान बेस्ट लग रहे हैं, यहां उसे समझ में आ रहा है यार शक्तिमान ओरिजिनल तो नहीं कूदता है, और वहां बच्चा कूद सकता है, शक्तिमान को देख के घूम सकता है, बट यहां नहीं घूमेगा, वास्तविकता रियलिटी में प्रवेश करना शुरू कर देगा। सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास, जबकि मैंने शेष अवस्था में पढ़ाया आपको कि बच्चे में ना सामाजिकता नैतिकता है, लेकिन किशोर और बाल्य अवस्था में क्या है, बच्चा सोशल भी बन रहा है, बच्चा मोरल भी बन रहा है, ठीक है ना। वो जानता है कि समाज क्या है, बड़े क्या है, उनका आदर करना है, बड़ों का दूसरों का सहयोग करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ठीक है ना। मेरे घर में मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये हल्की हल्की चीजों का फीलिंग आती है, बड़ों का सम्मान कर रहा है वो। तो ये सब चीजें, सामाजिकता और नैतिकता दोनों का विकास बाल्यावस्था में होता है, जबकि शेषावस्था में हम क्या पढ़ रहे हैं, ना सामाजिकता है ना नैतिकता है, मोरलिटी, लेक ऑफ मोरलिटी एंड लेक ऑफ सोशियलिटी, दोनों का अभाव है। लेकिन यहां पे सामाजिक और नैतिकता दोनों का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की प्रवृत्ति इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्रिएटिव विधायकता की प्रवृत्ति किसको अपन बोल सकते हैं, तो रचनात्मकता की प्रवृत्ति जो मैंने अभी चर्चा की है, रचनात्मकता की प्रवृत्ति, क्रिएटिविटी की प्रवृत्ति कहां शुरू होती है, वो शुरू होती है बाल्यावस्था में, 6 वर्ष में, ठीक है। इसको आप विधायकता भी बोल सकते हैं, क्रिएटिविटी को क्या बोल सकते हैं, विधायकता भी है, रचनात्मकता। तो क्रिएटिविटी बोल दो, विधायकता बोल दो, और मौलिकता, अपना कार्य खुद का नया नए रूप में करेगा, तो विधायकता, मौलिकता और रचनात्मकता, ये प्रश्न आया हुआ याद रखना। अब तो देखो सभी बच्चों की फोन की स्थिति बहुत खराब है, और फोन जो है उसने हमारी जिंदगी की सभी खुशियां छीन ली। यदि इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी आप मानेंगे तो फोन है। अब आप कह दोगे सर फोन त्रासदी है, तो फोन नहीं होता तो हम आपसे कैसे पढ़ रहे होते, आपसे कैसे पढ़ रहे होते, फोन नहीं होता तो क्या हम इतनी सारी चीजें ऑनलाइन देख रहे होते। ये पॉजिटिव पार्ट भी है, बट नेगेटिव पार्ट है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें छीन ली है इसने। हाँ, ज्ञान का विस्तारीकरण हुआ है, ज्ञान हमारे लिए बहुत सर्वसुलभ हुआ है इसके माध्यम से, बट हैप्पीनेस की यदि अपन बात करें तो इसके चक्कर में हम खो बैठे हैं। ये हकीकत है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है, याद रखना। कोर्स को व्यवस्थित कर दीजिए। कोर्स को व्यवस्थित में क्या दिक्कत आ रही, कोर्स व्यवस्थित ही तो है। कौन से कोर्स की बात कर रहे हैं, ओके। विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति हो गया, विधायकता, मौलिकता, क्रिएटिविटी हो गया, इंपॉर्टेंट है। और संग्रह की प्रवृत्ति, कलेक्शन, बच्चा संग्रह सबसे अधिक बाल्यावस्था में करेगा। संग्रह क्या करेगा, बाल्यावस्था में करेगा। याद रखना कि बच्चा, जैसे आज का बच्चा तो पता नहीं, आज का बच्चे को तो आप संग्रह करोगे तो पैसे का संग्रह करेगा। देखो कितना जमाना चेंज हो गया। हमारे टाइम में लड़का कांच की गोलियों का संग्रह करके खुश हो जाता था, लड़कियां रंगीन कपड़ों की कतरनी और चूड़ियां किसी की मिली गई उनको उठा के संतुष्ट खुश हो जाती थी, ठीक है ना। पत्थर के टुकड़ों को कलेक्ट करके खुश हो जाती थी लड़कियां। आज का बच्चा हाई फाई चीजें सिलेक्ट कर रहा है, उस समय का बच्चा छोटी छोटी चीजों को संतुष्ट हो जाता था, ठीक है। तो ये जमाना है, बट संग्रह की प्रवृत्ति यहां पाई जाएगी, बच्चा कलेक्शन करेगा यहां पे, तो वो आज भी है। 12 जनवरी की बात तो 15 को हो गई, कल हुई थी लाइव क्लासेस, 13 और 14 को नहीं, 13 को हुई थी, 14 को नहीं हुई। 13 को हुई थी या 12 को हुई थी, एक दिन बीच में 14 को शायद नहीं हुई, या 13 14 को 2 दिन नहीं हुई, ऐसा कुछ था। कल हुई है, आज हुई है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, बहिर्मुखी मतलब
अब यहां ये समझ लो आप कि शैशवावस्था में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, लेकिन यहां बहिर्मुखी व्यक्तित्व आ गया, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी आ गया। इसका मतलब शैशवावस्था में बच्चा इंट्रोवर्ट था, वो अपने आप तक, मैंने एक विशेषता लिखाई थी आत्म केंद्रित, मतलब वो अपने आप तक सीमित है। लेकिन यहां मन पढ़ रहे हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व मतलब क्या हो गया कि बच्चा जो है वो एक्सट्रोवर्ट यहां पे बन रहा है, वो दूसरों के साथ बातचीत करेगा, दूसरों के साथ अंतर क्रिया करेगा, दोस्त बनाएगा, ये सब उसके बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास है, टोली का सदस्य बनेगा। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास कहां पे बन रहा है? बाल्यावस्था में। जबकि शेषावस्था में बच्चा क्या था? इंट्रोवर्ट था, याद रखना है। ओके, 12 को हुई थी, ठीक है, 12 के बाद शायद 15 को हुई है, कल हुई है, और आज 16 को हो रही है, और पूरा प्रयास रहेगा कल भी होगी। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, ये इंपॉर्टेंट है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व विकास इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। रचनात्मकता प्रवृत्ति इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो सभी याद कर लेना, चाहे आप किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं और ये जरूरी भी है, ठीक है। तो नॉर्मली ये सभी याद करना, बट जैसे कुछ प्रश्न बहुत ज्यादा बार बार रिपीट कर लेता है, तो जैसे काम प्रवृत्ति की न्यूनता है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता मतलब सेक्स इंस्टिक्ट। तो सेक्स इंस्टिक्ट जो है वो सबसे न्यून यही पाया जाता है। शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति, बच्चा अंगूठा चूसता है, स्तनपान करता है, दांत से काटता है। किशोर अवस्था में काम प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। पूरी किशोर अवस्था का बेस, रोश ने तो कहा कि बेस ये काम प्रवृत्ति है। लेकिन बाल्य अवस्था में काम प्रवृत्ति का कोई व्यवहार बच्चा नहीं करता, तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता कहां पाई जाती है? बाल्य अवस्था में इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कहां बनता है? याद रखना, बाल्य अवस्था में, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। निरुद्देश्य भ्रमण मतलब उद्देश्य नहीं है, घूमने मजा आता है। आज के बच्चे को तो खैर वो चीजें रही नहीं, सुविधाएं मिल गई, फैसिलिटीज मिल गई, इतनी अच्छी साइकिलें मिलती हैं, इतनी अच्छी चलने वाली पता नहीं कौन कौन सी साइकिल, पता नहीं वॉकर वगैरह, पता नहीं क्या क्या। हमारे टाइम में क्या है कि ये साइकिलें थी, कुछ नहीं था। यदि कभी कोई गाड़ी में बैठा लेता था तो ऐसा फीलिंग अलग आती थी यार, जैसे आज तो साम्राज्य को जीत लिया सिकंदर की तरह। ऊंट गाड़ी वाले ने कहा कि बेटा आ जाओ, लोग बैठ जाओ। ऊंट गाड़ी वाले ने बैठा लिया, 2 किलोमीटर ले जाए के बाद में कहा कि जाओ, भाग जाओ। जाते वक्त गाड़ी में बैठे गए और आते वक्त पैदल आ रहे, लेकिन मजा आ रहा है, यार इंडा ले लिया। हद हो रही है। भ्रमण की प्रवृत्ति, घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा थी। और यहां हमारे टाइम में बच्चा स्कूल से बंक मारता था, आज का बच्चा बंक मारता है? कदापि नहीं मारता। अब बंक नहीं मारेगा तो बच्चा इंटेलिजेंट कैसे बनेगा? बंक मारेगा तो इंटेलिजेंट बनेगा, उसे पता चलेगा बंक मारने की प्रवृत्ति कैसे होती है, बंक कैसे मारा जाता है, बंक मारने के बाद बहाना बनाएगा कैसा, ठीक है। और फिर मम्मी पापा की लड़ाई पता चल गया तो फिर उसके बाद धुलाई के लिए कैसे तैयार होना है, हर चीज के लिए मेंटली बच्चा कितना इंटेलिजेंट बनेगा, बताओ, इंसाइट कितनी गजब होगी। बंक मारना, बंक मारने के बाद की परिस्थितियां, फिर उनको सामना करना, फिर अगले दिन स्कूल भी आना है, फिर होमवर्क भी बचा हुआ करना है। तो कई परिस्थितियां, अब ये बच्चे का साहस था, यानी बच्चा वो साहसी बन जाएगा। आज का बच्चा साहसी बन सकता है? मतलब ही नहीं। छोटी बातों में सुसाइड कर लेता है। आज अखबार में आया कि कोटा में बिहार की एक लड़की ने पीएमटी की तैयारी कर रही थी, पापा ने इतना ही कहा कि बेटा इस रूम को सामान पैक कर लो, दूसरे रूम को लेंगे। उसने कहा इस ऐसे क्यों कह दिया? लो साहब, कूद गई। और अपने टाइम वाले बच्चे को कह दो कि पापा कह दे बेटा रूम खाली कर दे, नहीं तो ले चलूंगा, टेंशन ही नहीं है, पापा करो भी फटाफट, चलो आपने तो। अरे कूद जा मतलब है कि ना ना 2-4 ना सागावर बारह बन दूसरा ने घेर दे, वो खुद कूद गिरे आपला टाइम टूटा, मरना वो काम ही को नहीं करे। आज उठा पर तो तुरंत सुसाइड कर ले। कितना कमजोर और कायर बच्चे आज पैदा हो रहे हैं। रीजन ये कि बच्चे ने ये बदमाशी नहीं कर रहा है, बदमाशियां करेगा तो साहसी बनेगा ना वो। तो जिंदगी में ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, याद रखना, सबसे बड़ी बात है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, आगे देखिए। सामूहिक खेलों में रुचि, ग्रुप गेम बच्चा कहां खेलेगा? बाल्यावस्था में खेलेगा, शेषावस्था में अकेला खेलेगा, बट यहां सामूहिक खेल खेलेगा, और आप सबने खेले होंगे। आज के बच्चे नहीं खेल पा रहे, आज के बच्चे मोबाइल मोबाइल खेल रहे हैं। हमारे टाइम में सामूहिक खेल, हरदड़ार, खो खो, कबड्डी खूब खेलते थे। स्कूल से आने के बाद खेल ही था, बड़ा पाठ था। आज का बच्चा नहीं खेल पा रहा है, और यही बच्चा है कि बच्चा का फिजिकल डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा आज का। सामूहिक खेलों में रुचि इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ग्रुप गेम खेलेगा। समलैंगिक मित्रता, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है, एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है कि गुरुजी समलैंगिक प्रेम कहां पे? समलैंगिक प्रेम किशोर अवस्था है, बट फर्क है, याद रखना। समलैंगिक मित्रता की बातें कर रहा हूं मैं,
यहां मित्रता है, प्रेम नहीं है। यहां पे प्रेम किशोर अवस्था में, लेकिन समलैंगिक मित्रता की बात आएगी, लड़की लड़की को दोस्त बनाएगी, लड़का लड़के को दोस्त बनाएगा। यह 8 वर्ष से प्रवृत्ति होती है। अपोजिट कुछ बनाओ टाबर बाल्यावस्था में। किशोर अवस्था में तो कोशिश है कि अपोजिट व्यवस्था हो जाए तो काम बढ़िया रहे कुल मिला के। लेकिन यहां समलैंगिक मित्रता, और मित्रता है सिर्फ, प्रेम नहीं है, वो सेक्स वाली फीलिंग नहीं है। यहां समलैंगिक मित्रता है केवल, लड़की लड़की को, लड़का लड़के को। अरे भाई क्या है स्पार्क टच, क्या है ये? कोर्स को व्यवस्थित कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम क्या है बता, कठी प्रॉब्लम आ रही है व्यवस्थित में, क्या दिक्कत आ रही है? पहली कौन सा पहला ग्रेड बता, कौन सी है तेरी? ये क्या है रे यार, स्पार्क टच क्या है? फर्स्ट ग्रेड है, क्या व्यवस्थित नहीं है? फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है, सेकेंड यूनिट बाल विकास है, उसके मैंने कंप्लीट वीडियो डाल दी है, लाइव उसकी चल रही है। थर्ड यूनिट लर्निंग है, लर्निंग कंप्लीट मैंने लाइव में करवा दी है और रिकॉर्डेड में लर्निंग कंप्लीट डाला हुआ है। चौथी यूनिट में समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य कंप्लीट डाले हुए हैं, केवल एक संवेगात्मक बुद्धि बचा, वो डल जाएगा। पांचवी और छठी यूनिट अभी तक मैंने करवाई नहीं है, कुछ डाला ही नहीं है। और क्या व्यवस्थित चाहते हो, क्या समझ में नहीं आ रहा? फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है, शिक्षा मनोविज्ञान कंप्लीट है। शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है, फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, कंप्लीट है फर्स्ट यूनिट, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। क्या समझ में नहीं आया? जो सिलेबस में वो कंप्लीट है कि एक चीज कंप्लीट कर रखी है। सेकंड यूनिट बाल विकास के रिकॉर्डेड वीडियो कंप्लीट है, लाइव में कंप्लीट चर्चा चल रही है। थर्ड यूनिट अधिगम लाइव में कंप्लीट करवा दी फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों को, सेकंड ग्रेड वाले बच्चों को, और वैसे रिकॉर्डेड में भी कंप्लीट है। चौथी यूनिट में सिर्फ एक छोटा सा बिंदु बचा हुआ, बाकी कंप्लीट है। 4 यूनिट तो कंप्लीट करवा रखे हैं, 2 छोटी यूनिट बच रही हैं। समझते नहीं हो, उसमें सब बताया हुआ मेरे कि क्या आएगा, सब वीडियो में कंप्लीट मेरे की चीज बताई हुई कि ये चीज ऐसे आएगी, यहां से ऐसे आएगी। अब तुम देखते तो हो नहीं, पहले रोने लग जाते हो। समलैंगिक मित्रता इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यथार्थवादी दृष्टिकोण, रियलिस्टिक एटीट्यूड। तो रियलिस्टिक एटीट्यूड का मतलब क्या है? वही है कि वहां बच्चा काल्पनिक जगत में था, यहां बच्चा काल्पनिक जगत में नहीं है। दिस दैट यूनिट इज नॉट ऑर्गेनाइज नॉट अकॉर्डिंग दैट सिलेबस। आप सिलेबस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट कंप्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप क्या समझ रहे हैं फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत? विद्यालय प्रभावशीलता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया फर्स्ट यूनिट में है। शिक्षा मनोविज्ञान आप ये सोच रहे हो कि वो जो सिलेबस में बिंदु डाल रखा है अधिगमकर्ता के लिए उपयोगिता, वो उतना सिलेबस में नहीं है। जो मैंने पढ़ाया वो कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। वो जो आप ये जा रहे हो ना कि वो बिंदु, सिर्फ वो बिंदु मिलने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तो 2 घंटे की क्लास नहीं हो फर्स्ट यूनिट में। आप पहले पेपर तो देखो कि पेपर में आता क्या क्या है, कैसे। मैंने एक ही चीज चर्चा की है। अब आपको कभी आपने साइकोलॉजी पढ़ी नहीं तो उसकी तो प्रॉब्लम्स आप लोगों की है। फर्स्ट यूनिट एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, कंप्लीटली एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग की चीज है। सिलेबस की लाइनों को मत मिलाओ कि सर ये लाइन कैसे है, वो सब लाइनें वहां मिल जाएंगी। आपको फर्स्ट यूनिट पढ़नी है, वहां से 5 प्रश्न आने हैं, 6 प्रश्न आने हैं, वो आपको वहां मिल जाएंगे। बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना है। और जब दिमाग लगाओगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग 3 बिंदु डाल दूंगा और कुछ होगा ही नहीं, उसमें से आएगा ही नहीं कुछ भी। आई रीड द सिलेबस मोर देन 10 टाइम। अरे तू, ये तो प्रॉब्लम है कि ज्यादा पढ़ लियो, ज्यादा पढ़ लिया तो आपके ओवर हो रहा है। मैंने कहा कि फर्स्ट यूनिट कंप्लीट डाली हुई है, और ये सिलेबस डिस्कशन में देखो मेरी एक एक चीज, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट भी ले रखा है। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे ना जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट यूनिट में है क्या, फर्स्ट यूनिट को पढ़ना कैसा है। वो कंप्लीट एक ही चीज पढ़ा रखी है। पुराने लाइव क्लासेस की वीडियो आप देख सकते हो, लाइव वाले ऑप्शन में जाके देखो तो सही। आप लोग तो बस डिस्टर्ब करते हो फालतू बात, प्रश्न पूछ के रिदम तोड़ते हो क्लास का, और कुछ नहीं करते। समझते हो नहीं कोई चीज को, फिर कंफ्यूजन पैदा करते हो अपने अंदर। काल्पनिक भय का 13 नंबर का बिंदु है, यथार्थ दृष्टिकोण के बाद काल्पनिक भय। काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी, ठीक है, फियर। तो इमेजिनरी जो फियर है वो आपका कहां पे खत्म होगा? शेष अवस्था में बच्चे को काल्पनिक भय के आधार पे अपन डराते हैं कि बेटा दूध नहीं पिएगा तो काले मुंह का बंदर आ जाएगा, ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बच्चा बेचारा डरते हुए दूध पी लेता है कि यार पता नहीं कौन से मुंह का बंदर आएगा, अपने तो पी पाले यार। लेकिन जब बाल्यावस्था में आप कहते हो, इमेजिनरी फियर के आधार पर डराते हो कि बेटा भूत आ जाएगा, तो बच्चों का वो पहला पापा भी भूत ने मिला वो मन पे, वो है कठेसी, उसको दिखाओ तो सही मुझे, काले मुंह वाला बंदर कहां पे, उसके आधार पे आप डरा नहीं सकते बाल्यावस्था में। तो काल्पनिक भय यहां खत्म है, याद रखना।
तार्किक और वैज्ञानिक कार्यों में रुचि। याद रखना, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की जो बनती है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की जो बनती है और साइंटिफिक अप्रोच जो बच्चे का बनता है वो बाल्यावस्था में बनता है। यहां बच्चा हर चीज को अपने विवेक के आधार पर जांचेगा कि सही क्या है। अब यहां पे वो शक्तिमान वाली बात को नहीं मानेगा, यहां वो हातिम वाली बात को ही कह सकता है ये एक बनावटी हंसाने के लिए, यहां हर चीज को चेक करेगा वो। तो साइंटिफिक सोच बच्चे कहां बनती है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे कहां बनती है, वो बाल्यावस्था में बनती है। नेतृत्व के गुण की शुरुआत, विशेष याद रखना, नेतृत्व गुण सबसे अधिक किशोरावस्था में पाया जाता है, लेकिन शुरुआत कहां होती है, ये बाल्यावस्था में होती है। तो 12 वर्ष में नेतृत्व गुण की शुरुआत हो जाएगी। हल्का सा बिंदु है, इनको नोट, ज्यादा इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, नॉर्मल वे में देखना है। भविष्य की चिंता नहीं पाया जाना, फ्यूचर को लेकर टेंशन नहीं है। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मुझको लौटा दो मेरे वो कागज, बचपन की कहानी, मस्त है। ये हमारे टाइम की विशेषता है। आज आप कहोगे कि बच्चे में भविष्य चिंता नहीं, आज तो बच्चे के माता पिता टेंशन ग्रस्त रखते हैं। तेरे को पीएमटी बननी है, तेरे को आईआईटी करनी है, तेरे को ये बनना है, पड़ोस वाले का ये बन गया। अरे यार वो बच्चा है, बाल्यावस्था का बेचारा, उसको जीने दो ना जिंदगी, काहे को लाद रहे हो तुम लोग। आज हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते तो हम अपने बच्चों पे इतना लोड डाल देते हैं कि बच्चा आज चिंताग्रस्त है। आज साइकोलॉजी की विशेषता गलत साबित हो रही है कि भविष्य की चिंता नहीं पाई जाती बाल्यावस्था में। हमारे टाइम में बाल्यावस्था में नहीं पाई जाती, आज बच्चा फियर के साथ है। डेली टेंशन, होमवर्क के नाम पे टेंशन, स्कूलिंग के नाम पे टेंशन। संवेगात्मक स्थिरता और नियंत्रण, शेष अवस्था मैंने पढ़ा था कि बच्चे में संवेगात्मक स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, कंट्रोल नहीं होता है अपने ऊपर। गुस्सा आ गया तो दादाजी के भी पत्थर फेंक देगा। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा इमोशनली स्टेबल है, उसका अपने ऊपर नियंत्रण है। गुस्सा भी आएगा तो गुस्से को कंट्रोल कर सकता है बच्चा बाल्यावस्था का। ये संवेगात्मक स्थिरता और नियंत्रण है। और सबसे अधिक धुलाई भी बाल्यावस्था में होती है, बड़ा कंट्रोल रखता है बच्चा। शिशुअवस्था और किशोरावस्था बच्चा संवेगात्मक रूप से कंट्रोल नहीं रखेगा, याद रखना। स्थायी भावों का विकास, स्थायी भाव क्या है, संवेगों का ही रूप है स्थायी भाव। संवेगों मूल प्रवृत्तियों से बनते हैं स्थायी भाव, जैसे आदर, ये स्थायी भाव है। आत्मसम्मान, ये स्थायी भाव है। दयालुता, ये स्थायी भाव है। तो ये स्थायी भावों का निर्माण जो है बच्चे में कहां से शुरू होता है, बाल्यावस्था में। ठीक है ना। तो स्थायी भाव में सर्वोच्च स्थायी भाव होता है आदर, ठीक है ना, देशभक्ति, ये सब स्थायी भाव होते हैं, ठीक है ना। तो इनका निर्माण कहां शुरू होता है, बाल्यावस्था शुरू होता है। ओके। विचार शक्ति का विकास, एक थॉट, बच्चा सोचता है, यहां पे हर चीज के ऊपर सोचेगा, ऐसी चीज क्यों हो रही है, ये क्यों हुआ, ऐसा ऐसा भी तो हो सकता था। ये विचार शक्ति है। शेष अवस्था में नहीं सोच रहे, शेष अवस्था में बेवकूफ बनाते रहो बच्चे को। बेटा ऐसे, अरे हो गया यार, मैं बता रहा हूं तेरे को, ऐसे हो, अच्छा पापा हो गया, चल ठीक है हो गया यार। बाले समझे पापा कैसे हुआ, बताओ तो सही। पापा भी टेंशन में, गुरुजी भी टेंशन में यार, हर बात के ऊपर ये अपना लॉजिक लगाता है, सब साइंटिफिक सोच लगाता है। ये विचार शक्ति है बच्चे की बाल्यावस्था में। संकल्पनाओं का विकास, कॉन्सेप्ट, संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट बनाता है बच्चा यहां पे। तो यहां बच्चे का एक कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करता है, अपने खुद के विचार भी बनाता है बच्चा। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट यहां पे शुरू हो जाता है। आंची जी क्या क्या जवाब दें, आप तो बोलो आंची जी, आपका जवाब नहीं था, आपकी आप मैसेज में बड़ा दर्द दिखाई दे रहा है, इतना दर्द मत रखा करो। आंची जी बोलिए आगे, आपका मैसेज पढ़ लिया है, बहुत दर्द भरा मैसेज है, जवाब ही नहीं देते, बोलो तो सही, क्या जवाब देना है। भावना ग्रंथियों का बनना, भावना ग्रंथियां मतलब किसी के प्रति एक भाव बन गया, पूर्वाग्रह बन गया, ठीक है ना। तो वो एक बन जाता है। यहाँ पे शेषावस्था का बच्चा भूल जाता है, मेरे साथ ऐसा किया था। 3 साल का बच्चा है, झगड़ा किया, लड़ाई की, लड़ाई करने के तुरंत बाद दूसरा बच्चा आया, उसने जिसने उसके 2 गब्बू डाले थे, 2 मारे थे ना खींच खींच के, वो 10 मिनट बाद में आ गया, आजा खेल लेंगे, तो भूल जाएगा यार, अभी तो अपने को मार के गया, चल कोई बात नहीं खेल लेते हैं। बट यहाँ भावना ग्रंथियां बनती हैं बच्चे की, इंपोर्टेंट नहीं है। स्पार्टस कह रहा है कि सर आज आपकी आंखें लग रही है जैसे आपने पैक लगाया। यार मैंने अभी तक पैक देखा ही नहीं कभी। कह रहा पैक लगाया, मेरी आंखें तो ऐसी हैं, मेरी आंखों में तो नशा वैसे ही रहता है। पैक लगा के जिस दिन पढ़ाने लग जाऊंगा तब मेरे से मैंने कहीं पैक लगाया नहीं यार। पैक लगाने के बाद क्या होता है ये तो बता देता हूँ कि पैक लगाया।
तो यार समझ तो रहा नहीं है, तो उल्टे फालतू की बातें कर रहा, पैक लगाया, हद कर दी। पैक लगाते तो दोस्त यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। ये जीवन के सबसे बड़ी, जिंदगी की परिस्थितियों ने इतना इतना झंकोरा है, इतना झकझोरा है कि वक्त ही नहीं मिला इन शौकों को पालने के लिए। ओके बताएं, भावना ग्रंथि का बन जाना, ठीक है। सुझाव ग्रहणशीलता और विपरीत सुझाव ग्रहीता, ये वैसे मैं सामाजिक विकास में भी विशेषताएं दोबारा इनको रिपीट करूंगा। सुझाव ग्रहीता, सजेस्टिबिलिटी क्या है? तो सजेस्टिबिलिटी या सुझाव ग्रहीता का मतलब है बच्चा यहां दूसरों की बातों में बहुत बिलीव करता है, मान लेता है तुरंत, ठीक है ना। कि तुम ये कहोगे ना कि ये चीज ऐसे होगी तो वो उसको स्वीकार करेगा, हो सकता है फिर लॉजिक लगा देगा ये चीज ऐसे नहीं है। बट यहां सुझाव ग्रहीता और विपरीत सुझाव ग्रहीता दो चीजें याद रखना, दोनों चीजें। सुझाव सजेस्टिबिलिटी भी है और अपोजिट सजेस्टिबिलिटी का मतलब वो उसके अपोजिट भी कार्य कर सकता है, आपने जो कहा है। तो दोनों चीजें एक साथ है बाल्यावस्था में, सुझाव ग्रहीता और विपरीत सुझाव ग्रहीता, ठीक है। ये सामाजिकता की विशेषता है। सामाजिक सूझ का विकास, सोशल इंसाइट। सामाजिक सूझ का मतलब समझते हैं आप? कि मतलब यहां बच्चा ये समझने लग जाएगा कि समाज ये है और मैं इस समाज का एक सदस्य हूं, मेरे मम्मी पापा ये हैं, स्थिर चेतना कि मेरे घर की स्थिति ऐसी है। तो ये सामाजिक सूझ है, यहां वो बच्चा ये समझेगा कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरे मम्मी पापा गरीब हैं या अच्छे नहीं है, अमीर हैं या कैसे हैं, मतलब ये चीजें वो धीरे धीरे समझने लग जाता। मम्मी कहेगी बेटा अपन बहुत कम है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो बेटा तू ये चीज मत ले, तो मानने लग जाएगा कि कोई बात नहीं मम्मा मैं रहने दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये हम लोगों ने किया, आज का बच्चा पता नहीं, बट हमने बहुत किया है, दबाया बहुत है। तो बाल्यावस्था में बच्चे में सामाजिक सूझ आती है, शेष अवस्था बच्चे में नहीं होती। आप उसको समझाओगे वो नहीं मानेगा, जिद कर सकता है, बट यहां नहीं करेगा। उत्तरदायित्व की भावना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने जो काम ले लेगा या जो काम मम्मी पापा ने दे दिया उसे पूरा करूंगा सर मैं, उसे टीचर ने कह दिया तो उस काम को पूरा करना है। शेष और किशोरावस्था में जरूरी नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबल बच्चा यहाँ पे बाल्यावस्था में बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं और ये हल्की हल्की सभी आपके माइंड में होनी चाहिए। और स्पेशली मैं जब बोलता हूं पढ़ाता हूं तो माइंड में इन चीजों का इमेजिनेशन किया करो कि यार देख मैं उस समय ऐसे करता था, तो वो विशेषता एक लंबे समय तक याद रहेगी। जितना इमेजिनेशन आपका पावरफुल होगा साइकोलॉजी उतनी जल्दी याद होगी। राम चौधरी जी 12 के बाद वाले लाइव वीडियो नहीं आए हैं मेरे कोडिंग, तो ऐप पे हैं, कैसे नहीं है? मैं देखूंगा, मैंने देखे थे लाइव पे है, जैसे कल वाला भी देखा था मेरा है कोडिंग। मेरे कोडिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, 12 के बाद कल वाला नहीं आया क्या लाइव? बाकी मैं देख लूंगा। है सर, है ना? हाँ आया है सर, निश्चित रूप से आया है, लाइव में आप देखिए मिलेगा 100%। तो ये बाल्यावस्था की विशेषताएं होगी कंप्लीटली। अब कंप्लीट विशेषताओं के ऊपर जो आप मुख्य मुख्य देख पाए तो कंप्लीटली देख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बाल्यावस्था की शिक्षा, एजुकेशन की अपन बात करेंगे। शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल में एजुकेशन आपको देख के जानी है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक स्टेटमेंट मैं यहां चर्चा कर रहा हूं ब्लेड जॉनसन का, आप देखो तो देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ब्लेड जॉनसन ने क्या कहा? ब्लेड जॉन्स और सिम्पसन ने क्या कहा है बाल्यावस्था के एजुकेशन के बारे में? बाल्यावस्था वह समय है जब बालक के आधारभूत दृष्टिकोण, ठीक है ना, तो यहां जो एक प्रकार से बेस एटीट्यूड का निर्माण जो होता है वो बच्चे का यहां पे निर्मित होता है। मूल्यों का विकास तथा आदर्शों का निर्माण बहुत कुछ सीमा तक हो जाता है। यानी बाल्यावस्था वह समय है जब बालक के आधारभूत दृष्टिकोण का निर्माण, ठीक है, मूल्यों का निर्माण, किसका निर्माण? मूल्यों का निर्माण तथा आदर्शों का निर्माण बहुत कुछ सीमा तक हो जाता है। ये किसने कहा है? ये ब्लेड जॉन्स सिम्पसन ने कहा है, ठीक है। किसने कहा? ब्लेड जॉन्स सिम्पसन ने कहा है कि बाल्यावस्था में बालक के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्शों का निर्माण बहुत कुछ सीमा तक हो जाता है। ओके, नकारने की प्रवृत्ति पूर्व बाल्यावस्था में 2 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना, नकारने की प्रवृत्ति। कृष्ण जी, हाँ कल पूरे टॉपिक का टेस्ट है विकास का। ज्योति करें कि सर पीपीटी स्लाइड प्रॉपर दिख नहीं रही है, मतलब कम दिख रही है या इसका कलर ऐसा हो गया? तो कलर अपन चेंज करवा देंगे। किशोरावस्था तक का तो ये टाइप हो गया, मतलब दिखने में क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये बताएं ज्योति। ब्लेड जॉन सिम्पसन बाल्यावस्था में आधारभूत दृष्टिकोण
अच्छी दिखाई दे रही है, सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बल्ब आ रही है ऊपर से, हाँ ये तो है, ये तो मैं समझ रहा हूँ। कीर्ति जी और ज्योति जी की ये बात तो सही है कि थोड़ा सा ये जो कलर फिश है और उस पे थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह जो है वो चमक रही है नॉर्मली, और यदि थोड़ा इसका व्हाइट कलर होता और व्हाइट में ब्लैक होता तो शायद इतना ये बल्ब नहीं होता, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। वैसे साफ दिख रहा है, लाल रंग न डालें, हाँ लाल रंग वाले थोड़ा सा साफ नहीं क्लियर होती है, तो इसलिए मैं लाल रंग वाले को बोल देता हूँ, वैसे आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ ब्लर वाला तो है, मुझे पता है। कलर कम करो, ठीक है विमला जी, ये तो किशोरावस्था तक की तो बन गई, आगे चेंज करवा देंगे। ओके, रेड कलर सही नहीं है, ठीक है, ब्राइट ज्यादा है, मुझे पता चल रहा है। ओके, ये तो पता है मुझे इस चीज का, तो ब्राइट ज्यादा है। ओके, ये छोटी मोटी कमियां इनको इग्नोर कर दिया करो, है ना, बाकी मैं सुधार दूंगा, आप सुझाव दोगे ना मैं उनको मान लूंगा। तो एजुकेशन बाल्यावस्था में कैसी होनी चाहिए, तो सबसे अधिक याद रखना, भाषा निर्माण की सबसे बेस्ट अवस्था अपन बाल्यावस्था को बोलते हैं, इसलिए अपने को इस अवस्था में बच्चे के भाषा ज्ञान पे बहुत बल देना चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चे की जो भाषा बन जाएगी वो लंबे समय तक वही रहनी है। तो भाषा ज्ञान पे अपन इस अवस्था में बच्चे पे बल देंगे एजुकेशन में, ठीक है। वैसे एजुकेशन पूछता नहीं है, बहुत रेयर चांस से प्रश्न पूछता है एजुकेशन में, फिर भी हल्का से याद रखना है। दूसरा, सवेंगों की अभिव्यक्ति पे बल। सवेंगों की अभिव्यक्ति पे बल का मतलब यहां पे क्या लिया गया है कि बच्चा सवेंगों पे नियंत्रण करता है, कंट्रोल रखता है, और सवेंगों को ज्यादा दबाना अच्छा नहीं माना जाता है, याद रखना, सवेंगों को दबाना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो एजुकेशन में हम ये प्रयास करें कि बच्चे को ये कहें कि बेटा जब तुम्हारा कोई सवेंग आता है, चाहे वो गुस्सा आता है चाहे वो खुशी आती है, आप उसको व्यक्त कीजिए। शेष अवस्था का बच्चा चाहे खुशी है चाहे गुस्सा है, दोनों को वैसे ही व्यक्त करेगा। हंस रहा है तो ये नहीं देखेगा कि अंकल आए हुए बाहर से, इनके सामने इतने जोर से हंसा क्यों, हंसेगा। बाल्यावस्था के बच्चे को ये लगता है कि मैं जोर से हंसूंगा तो ये सब सोचेंगे, मम्मी सोचेगी देख कितने जोर से चिल्ला रहा है, छोटा बच्चा है क्या। तो हम ये कोशिश करें कि उसको ये नहीं कहें, जब खुशी हो तो खुशी को खूब हंस के व्यक्त करें, खिलखिलाए, और क्रोध भी आए तो क्रोध को दबाए नहीं, उसको व्यक्त कर दे। दबाने से हीन मनोग्रंथि पैदा होती है। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो बिना डाउनलोड होने के बाद बिना नेट के चल जाएगा। जिज्ञासा की संतुष्टि, बच्चा जो भी प्रश्न पूछता है उसका जवाब देना है, ठीक है। वो जो भी बातें अपनी क्यूरी जो भी अपनी रखता है, चाहे वो टीचर है चाहे मम्मी पापा है, तो उनको बताएं, उनको शांत करें। रचनात्मकता और संग्रह की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, क्रिएटिविटी की बच्चे में प्रवृत्ति पाई जाती है, संग्रह कलेक्शन की बच्चे में प्रवृत्ति पाई जाती है, तो कोशिश करें कि उसकी इस प्रवृत्ति को अपन मोटिवेट करें। अब उसको दिशा दे सकते हैं कि रचनात्मकता में अपने वो बच्चों को कह सकते हैं बेटा तुम पेंटिंग्स बना सकते हो, ठीक है, तुम कोई ऐसी मैकेनिकल कोई चीज ऐसी बना सकते हो जो काम आए, ठीक है। संग्रह की प्रवृत्ति में अपन बच्चे को कह सकते हैं कि बेटा जैसे तुम न्यूज़पेपर की कटिंग्स का आप एक कलेक्शन कर सकते हैं, पुराने ओल्ड जो चीजें हैं उनका वो संग्रह कर सकते हो, तो अपन उसको एक दिशा दे सकते हैं, बट मोटिवेट करें उसको। रोचक और उपयोगी पाठ्यक्रम, यहां रोचक और उपयोगी पाठ्यक्रम की बात क्यों की है इसने, यहाँ पाठ्यक्रम रोचक उपयोगी इसलिए होना चाहिए क्योंकि बच्चा जो है यहाँ स्कूल से बंक मारने की बच्चे में प्रवृत्ति होने लग जाती है, वो स्कूल से थोड़ा सा निराशा महसूस करने लग जाता है। तो यदि पाठ्यक्रम बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और यूजफुल होगा तो बच्चे का स्कूल में क्लास में मन लगेगा, ठीक है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा, जबकि सामाजिकता नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें उसको और अच्छा सामाजिक और नैतिक बनाना है, इसलिए उसके शिक्षा दें। क्रिया व खेल विधि का प्रयोग, ये शेषावस्था में भी था और बाल्यावस्था में भी होगा। बाई एक्शन, लर्निंग बाय डूइंग और प्ले मेथड, दोनों का प्रयोग अपन शेषम अवस्था में भी करते हैं, बाल अवस्था में भी करते हैं। सर हमेशा लाइव आते हैं, एक दिन छोड़कर आते हो। रेशम जी कई बार इमरजेंसी होती है, जिंदगी कुछ ज्यादा ही व्यस्तताओं में उलझी हुई है, इस वजह से कई बार होता है कि आना होता है लेकिन कोई ना कोई आ जाता है उस समय, तो फिर वो लाइव क्लास नहीं होती कि जैसे 8 बजे कोई आ गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अब लाइव क्लास कैसे ले। तो क्या है कि जिंदगी में अपन एक जब स्टेज पे चले जाते हैं तो आप फिर किसी के सामने वक्त नहीं दोगे, कोई घर पे आ गया तो फिर लोग सोचेंगे यार ईगोस्टिक आदमी है, तो इसलिए बहुत बार क्लास मिस इसलिए हो जाती है। बाकी कोशिश ये रहती है कि जब भी मैं रहता हूं तो मैं क्लास लेता हूं। आप तो 8:30 बजे के आसपास चेक कर लिया करो। क्रिया व खेल विधि, पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था करेंगे। पर्यटन स्काउटिंग वाला इसलिए करेंगे क्योंकि बच्चे में निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है, तो पर्यटन गतिविधियों और स्काउट गतिविधियों के माध्यम से उसकी जो भ्रमण की प्रवृत्ति है वो बड़ी संतुष्ट रहे, स्कूल से बंक बच्चा नहीं मारे।
ये बाल्यावस्था थी। बाल्यावस्था यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो बाल्यावस्था पे जो प्रश्न आए हैं वो मैंने स्पेशली शुरुआती स्टेटमेंट बहुत पूछे गए हैं, बाकी मैंने कंप्लीट उसको समझा दिया है। लगभग 1 घंटा हमें बाल्यावस्था में लगा है, जबकि ऑफलाइन क्लासेज में बाल्यावस्था में सिर्फ 35 मिनट में हो जाती है। लेकिन आप लोगों के मैसेज वगैरह में उलझ जाते हैं, आपके जवाब नहीं दो तो आप कह दो कि सर मेरा जवाब नहीं दिया, और दें तो फिर इसमें टाइम लग जाता है। ये बाल्यावस्था पूरी हो गई। अब थोड़ा सा अपन किशोर अवस्था की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि किशोर अवस्था बड़ी अवस्था है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। आज तो सर्दी ज्यादा है, भगवती जी कह रहे हैं, क्या करें तो भगवती जी बताएं आप। मुझे तो लगता है कि बेरोजगार को सर्दी लगती नहीं है, हम जो नौकरी लग जाते हैं उनको सर्दी ज्यादा लगती है, उनको गर्मी ज्यादा लगती है। आप लोगों को, जो मेरा एक अनुभव बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं हमेशा मॉर्निंग में 3 बजे पढ़ता था, हमेशा से मेरी हैबिट थी। मुझे मॉर्निंग पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, और सर्दियों में बहुत ज्यादा पढ़ता था। गर्मियों से ज्यादा सर्दियों में पढ़ता था। 3 बजे मैं उठ ही जाता था, ठीक है। और आज के बच्चों को मम्मी पापा चाय पिलाते हैं, मुझे तो कभी, मम्मी इतनी थक जाते थे घर का काम करने के बाद, मैंने कभी कहा भी नहीं उनको। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं था कि 3 बजे उठ गया और उसके बाद मैं चाय पीता था, नहीं। चाय जो घर पे बनेगी सुबह के टाइम 6 बजे 6:30 बजे, वही चाय पीता था, पढ़ लेता था। तो ये केवल एक भाव है, बाकी सर्दी तो बहुत तेज है, मुझे भी पता है इस बात का, बहुत ज्यादा है 2 दिन 3 दिन से। तो किशोर अवस्था, थोड़ा सा किशोर अवस्था चर्चा करेंगे अपन। कंप्लीट तो हो नहीं पाएगी, बहुत बड़ी स्टेज है, क्योंकि थक जाओगे आप भी, और हो सकता है मेरी भी एनर्जी कमजोर हो जाए। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था की इंपॉर्टेंट अवस्था है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली यदि आप इसको लेक्चर कर रहे हैं तो आपके लिए किशोर अवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस पे सबसे अधिक आपको ध्यान देना है, सबसे अधिक फोकस करना है किशोर अवस्था के ऊपर। तो सबसे अधिक प्रश्न भी किशोर अवस्था पे आने हैं। बट किशोर अवस्था तभी याद रहेगी जब शेष और बाल अवस्था। तो चाहे आप सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, चाहे आप रीड कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, किशोर अवस्था सबसे अधिक प्रश्न देने वाली अवस्था रही है सभी एग्जाम्स में। ये मान के चलना कि सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था है, और ये गोल्डन एज बोली जाती है, क्योंकि बच्चा बनता भी इसी अवस्था में और बिगड़ता भी इसी अवस्था में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है किशोर अवस्था का। कार्यकाल की अपन बात करते हैं, तो मैंने कल भी कार्यकाल को लेकर चर्चा की थी। स्कूल लेक्चर के जब पेपर आप एनालिसिस करोगे तो बहुत सारे प्रश्न है कार्यकाल को लेकर। किशोर अवस्था कार्यकाल क्या है, तो मैंने कहा था आपको कार्यकाल को लेकर, किशोर अवस्था कार्यकाल की जब भी अपन बात करेंगे तो कार्यकाल के जब प्रश्न अपन करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे या सेकंड ग्रेड वाले बच्चे जो भी कहेंगे सर किशोर अवस्था भी विकास आपने पूरा नहीं करवाया, बट शेड्यूल हमने पहले डाल दिया था टेस्ट सीरीज का, और ये टेस्ट सीरीज कोर्स वाले बच्चों के लिए फ्री है। ये टेस्ट सीरीज स्पेशली चलाई थी हमने जिन्होंने टेस्ट सीरीज को पेड किया है, तो उनके अकॉर्डिंग हमने शेड्यूल डाल दिया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं आपको टेस्ट सीरीज फ्री में दूं, इसलिए वो शेड्यूल डला हुआ है, इसलिए वो उसी अकॉर्डिंग टेस्ट होंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए आपकी ऑफलाइन है लेकिन लाइव में अभी विकास पूरा नहीं हुआ, तो आप रिलैक्स मूड में टेस्ट दे लें, कितने भी नंबर आते हैं कोई टेंशन नहीं है, आपको एक आइडिया लगेगा कि विकास टॉपिक को मुझे तैयार कैसे करना है। उल्हानों से मत डरना बाबूलाल जी, जिंदगी में उल्हाने मिलेंगे, मुझे भी बहुत मिले हैं। कमाने के लिए बहुत जिंदगी भर खूब ऑप्शन मिलेंगे, बट अभी समय है जिंदगी में अपने आप को प्रूव करने का। तो किशोर अवस्था के कार्यकाल को याद रखना कि बहुत बार प्रश्न आए हैं, जैसे 12 से 18 भी सही माना गया है, 13 से 19 भी सही माना गया है। तो ये प्रश्न बहुत बार आए हैं, लेकिन याद रखना वहां 12 से 18 वहां 13 से 19 नहीं होगा, 13 से 19 वहां 12 से 18 नहीं होगा। तो नॉर्मली आपको जो कार्यकाल याद रखना है वो याद रखना है 12 से 19 वर्ष जो है वो किशोर अवस्था का कार्यकाल है। कितना है? 12 से 19 वर्ष, जिसमें 13 से 18 जो 13 से 18 जाएगा। ऑप्शन में एक ही आएगा, जो मैंने जितने भी स्कूल लेक्चर पेपर देखे उनमें लगभग ये प्रश्न पूछा गया, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। किशोर अवस्था का जो शब्द है अंग्रेजी में अपन बोलते हैं इसको एडोलेसेंस। क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। अंग्रेजी में किशोर अवस्था को अपन एडोलेसेंस बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, किशोर अवस्था की एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, मतलब इस अवस्था में कुछ नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है ना। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के, इंपॉर्टेंट है, किस भाषा के शब्द से हुई है? लेटिन भाषा के। और किससे हुई है? एडोलेनिन, ठीक है ना, या एडोलेशियर। ये दो शब्द हैं, याद रखना, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर। यहां दो शब्द लिखा रहा हूं, एक तो शब्द मैंने लिखा है एडोलेनिन और एक शब्द आता है एडोलेशियर। कंफ्यूज मत होना, बस दोनों लिख सकते हैं आप, ठीक है ना।
एडोलेनिन शब्द भी लैटिन भाषा का है और एडोलेशियर भी लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर। तो एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? एडोलेनिन शब्द ऑब्लिक एडोलेशियर शब्द, ठीक है, एडोलेनिन या एडोलेशियर शब्द, ठीक है, दोनों लिख लेना, एडोलेनिन एडोलेशियर। किस भाषा के शब्द हैं ये? लैटिन भाषा के। इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, किशोर अवस्था में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको आप छोड़ सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट अवस्था याद रखना, ठीक है। तो सभी ग्रेड को, चाहे किसी भी रिट की तैयारी करो, चाहे किसी भी, सबको इस पे फोकस करना है। एडोलेशियर, एडोलेनिन और एडोलेसेंस, ठीक है ना। एडोलेसेंस अंग्रेजी भाषा का शब्द है, एडोलेशियर जो है वो लैटिन भाषा का है और एडोलेनिन भी लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर, यानी मेच्योरिटी की ओर। एडोलेशियर शब्द का मतलब क्या होता है? मेच्योरिटी की ओर। तो ये याद रखना से हुई है, ठीक है। तो 2 प्रश्न हो गए। कार्यकाल के ऊपर प्रश्न पूछेगा तो आपको 12 से 19, 13 से 18, 12 से 18, 12 से 19 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, ये माइंड में रखना है, ठीक है। और 12 से 16 वर्ष को अपन पूर्व किशोर अवस्था बोलते हैं, जिसको अपन वे प्यूबर्टी एज भी बोलते हैं, और 17 से 19 को अपन नॉर्मली उत्तर किशोर अवस्था बोलते हैं। अब इनके जो अलग अलग विद्वान है उन्होंने अलग अलग बताया है, तो फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे जो है वो अलग अलग विद्वानों वाला भी किशोर अवस्था कार्यकाल जरूर देख के जाएंगे। दिलीप जी, रेज हैंड वाला सिस्टम हटा दो। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं हटा दूं, क्योंकि ये बच्चे समझ में नहीं आते हैं, बच्चों के परेशान करते हैं। अनीता जी, 12 जनवरी के बाद कल क्लास ली थी, वो लाइव में है, बाकी रिकॉर्डेड वाले देख सकते हैं आप। पूरे विकास टॉपिक का टेस्ट होगा, पूरा विकास, नैतिक विकास तक, ठीक है। तो ये याद रखना, एडोलेसेंस, ये इंपोर्टेंट, दोनों बिंदु इंपोर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे चल रहे हैं अपन, विशेष स्टेटमेंट, हेडो कमेटी। अब ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, हेडो कमेटी का संबंध किस अवस्था से है? हेडो कमेटी का संबंध किशोर अवस्था से है, सिंपल प्रश्न पूछेगा। दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न केवल इतना ही पूछा गया, हेडो कमेटी का संबंध किस अवस्था से है? हेडो कमेटी का संबंध किस अवस्था से है? तो इसका उत्तर हो गया किशोर अवस्था। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर हेडो कमेटी का संबंध किशोर अवस्था से है, ठीक है ना। हेडो कमेटी का संबंध किस अवस्था से है? किशोर अवस्था से है। बट हेडो कमेटी ने क्या लिखा है? हेडो कमेटी किशोर अवस्था का अध्ययन करने के लिए गठित की गई थी और हेडो कमेटी ने एक निष्कर्ष के रूप में स्टेटमेंट दिया किशोर अवस्था पे, ये आप देख लें, ठीक है। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक ज्वार उठता है, यदि उसे दिशा दे दी जाए तो सही, अन्यथा विनाश की स्थिति उभरती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, समझिएगा। हाँ, किशोर अवस्था जनक स्टेनले हॉल को माना जाता है, एकदम सही है, किशोर अवस्था का जनक स्टेनले हॉल ही है, याद रखना। तो ये स्टेटमेंट पढ़िएगा, आपके सामने प्रश्न आज तक केवल यही पूछा गया कि हेडो कमेटी का संबंध किशोर अवस्था से है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसने क्या लिखा है? ये कहता है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में क्या उठता है? एक जवार उठता है। नस जानो ना आप हरी से देखें, ठीक है ना, जोश आवाज ना तंजा, यहाँ किशोर अवस्था का मायना, आदमी का मायना बहुत जोश हुआ, बहुत उत्साह हुआ। अब तो थारो जोश ठंडो पड़ रहा है, कोई कहते गुरुजी सर्दी लाग रही है, कोई कहते गुरुजी थक गया, ठीक है ना, मतलब पढ़िया पढ़िया अजीब सा होगा। लेकिन जब किशोर अवस्था का मायना हो और आदमी टाबर ने कुछ भी कह दो, रात में 12 बजे भी कर दिया, कुछ भी चीर दे किसी भी को, फाड़ दे किसी भी चीज को, ठीक है। और जो कोई अजीज है वो उस समय कुछ भी बोल दे तो आसमान में जाके तारे भी तोड़ लाए किशोर अवस्था के बच्चों। अब थाली अवस्था के मायने था, मान लो कोई बहुत बढ़िया है, उसके साथ रिलेशन भी है, अब्बा कह दे कि भाई ले मेरे लिए चांद तारे तोड़ लाओ, तो कहते देवी माफ कर, मेरा हूं तो क्यों कौन टूटा है, आएंगे सर्दी के मायने, ठीक है ना। लेकिन किशोर अवस्था को टाबर कोशिश जरूर करेगी, देख कोशिश कर, टूटे तो ठीक है, नहीं तो कोशिश जरूर करे। किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है, उत्साह चरम पे है, जोश चरम पे है, जुनून चरम पे है, वहां कुछ भी कर जाएगा। इसलिए यदि उस अवस्था में यदि दिशा दे दी जाए बच्चे को, तो बच्चा कुछ भी बन जाएगा, समझ, जोश तो है ही। यदि वो जोश किताबों में लग गया तो किताबें क्या है, कुछ भी नहीं है, यूं कर देगा, यूं चुटकियों में। आप कहते हो ना सर 3 बजे कैसे उठा जाएगा, उठ सकता है। जोश उत्साह इतना गजब का होता है। यदि वो दिशा गलत दिशा में चली गई तो विनाश की स्थिति, गलत दिशा मतलब चांद तारों वाली दिशा चली गई तो वहां तेरे नाम बन के रहेगा, इलाज क्या है। और सही दिशा हो गई तो यहाँ पीएमटी क्रैक कर देगा, आईआईटी क्रैक कर देगा, ये नीट वीट कुछ नहीं समझेगा। जोश है, नशों में ज्वार है, दिशा दी जाएगी तो सफलता, अन्यथा विनाश की स्थिति उभरती है।
हाँ जी, मिशन में मिलना, मिशन में नहीं आता मैं फिलहाल। जयपुर में मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी है और मेरे नाम पे कोई एडमिशन लिए गए हैं वो गलत लिए गए हैं, जो भी है। अभी मैं फिलहाल जयपुर में कहीं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा तो मैं मैसेज डालूंगा टेलीग्राम पे, पर्सनल बैच शुरू करूंगा जयपुर में। फिलहाल मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा रहा हूँ। यस, हेडो कमेटी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्व किशोर अवस्था वही संधि काल किसे बोला जाता है? 12 से 16 वर्ष को, ठीक है। इसको प्यूबर्टी एज अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो पूर्व किशोर अवस्था या वही संधि काल 12 से 16 वर्ष को बोला जाता है नॉर्मल। ये प्रश्न आया हुआ स्कूल लेक्चर में, वही संधि काल किसे बोला जाता है या एज ऑफ प्यूबर्टी किसे बोला जाता है? तो ये पूर्व किशोर अवस्था को बोला जाता है, स्कूल लेक्चर में आया हुआ। ये सब प्रश्न आए हुए हैं, किशोर अवस्था में कुछ नहीं छोड़ना आपको, ठीक है ना। प्यूबर्टी एज, ठीक है ना, प्यूबर्टी एज या यौवन काल, ठीक है ना, यौवन काल, इस अवस्था को कहा जाता है। 12 से 16 वर्ष को इन्होंने प्यूबर्टी एज, यौवन काल कहा है। पूर्व किशोर अवस्था या वही संधि काल भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। उत्तर किशोर अवस्था 17 से 19 वर्ष, ये ढलान है जिंदगी का और यहां बच्चा ठंडा हो जाता है। जो उत्साह होता है वो पूर्व किशोर अवस्था में होता है। जितनी विशेषताएं होती हैं स्पेशली पूर्व किशोर अवस्था की पुस्तक, उत्तर किशोर अवस्था की कोई विशेषता एग्जाम में आती भी नहीं है, ठीक है। तो वह संधि, प्यूबर्टी एज, यौवन काल 12 से 16 वर्ष इंपॉर्टेंट है। विमला जी कह रहे हैं आपको नींद आ रही है, आंखों से लग रहा है। देखो कितनी अच्छे स्टूडेंट हैं, मेरी आंखों को तक को पढ़ लिया। आपको तो ये भी पता चल रहा होगा कि सर के दिल में क्या चल रहा है, क्या क्या है, कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं, कितने एडवांस स्टूडेंट हो गए। सर आपकी आंखों में लग रहा है। अरे आंखें तो हो रही हैं आजकल, पहले मेरी आंखें बहुत मोटी थी ना, आजकल ये मोबाइल, इतना सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आंखें पतली हो गई मेरी। आंखों से पता चल रहा है कि सर नींद आ रही है। कितने टेंशन ग्रस्त बच्चे हैं सर के लिए। बोली को लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कहेगा कलयुग आ गया? बताओ, गुरु जी की आंखों को देख के बता देती हैं कि सर आपको नींद आ रही है, और क्या क्या पता चल जाता है आंखों को देखकर। हद होगी भाई। पूर्व किशोर अवस्था वैषम्य काल 12 से 16 वर्ष हो गया, ठीक है ना। और उत्तर किशोर अवस्था, एक कह रहा है कि यार आज तो मुझे लगता है कि पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है पता नहीं। बाबूलाल जी आप टूटो मत, आप मेरे से पर्सनली बात करना, आपकी टूटने की जरूरत नहीं है। टूटेंगे वो जिन्होंने आपको उल्हाना दिए, एक दिन ऐसा आएगा, ठीक है ना। अपने आप को झकझोरना पड़ेगा, जिंदगी झकझोरती है और फिर खुद को झकझोरना पड़ता है उन सपनों को सच करने के लिए। फिर एक दिन वक्त आता है कि जिन्होंने तुम्हें झकझोरा था, उन हालातों ने झकझोरा था, वो हालात प्राउड करते हैं, और जिन्होंने उल्हाना दी थी वो तुम्हारे साथ खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। यही जिंदगी का सच है। यदि समझ गए तो बहुत कुछ कर जाओगे। अरे भाई, महत्वपूर्ण कथनों की बात कर रहा हूं मैं, ये सब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, अस्मिता के विकास की अवस्था। ये एनसीएफ 2005 का कोडिंग प्रश्न पूछा गया था, अभी 2020 में प्रश्न आया था कि अस्मिता, ठीक है ना, अपने जीवन का एक अस्तित्व है, अपने जीवन का एक सेल्फ रेस्पेक्ट के संदर्भ में अस्मिता के विकास की अवस्था है, ठीक है। तो ये प्रश्न अभी 2020 में आया था, इसको याद रखना, स्टार्ट दे लीजिएगा कि अस्मिता के विकास की अवस्था, अस्मिता के विकास की अवस्था किसे बोला जाता है, ये आया हुआ है, ठीक है ना। अस्मिता के विकास की अवस्था किसे बोला जाता है, एनसीएफ 2005 की लाइन है ये, इसलिए एनसीएफ 2005 को हल्का देखना चाहिए स्कूल लेक्चर अकॉर्डिंग। और सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, ये भी प्रश्न आया हुआ है कि यहां बच्चा ये चाहता है कि उसकी सोशल एसिबिलिटी हो, मतलब वो जो बात बोले उसको समाज सुने, ठीक है ना। तो सामाजिक स्वीकृति वाला प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। और अस्मिता के विकास की अवस्था, ठीक है ना, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट वाला जो स्टेज है, वो सबसे अधिक आत्मसम्मान, अस्मिता, अपने जीवन सिद्धि, ये सब यहाँ पे वो सिद्ध करना चाहता है। अस्मिता, प्रियंका जी मैंने बताया ना, अस्मिता का मतलब है मेरे ऊपर कोई चैलेंज करे। जैसे बाबूलाल जी भी बोल रहे थे कि लोग उल्हाना देते हैं, मन करता है कि टूट जाऊं, मन करता है कि बिखर जाऊं, मन करता है कि कहीं भाग जाऊं। ये हमारे अस्तित्व को चुनौती है, ये लोग करते हैं। किशोर अवस्था में बच्चे में सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत गजब का होता है। यहां वो चाहता है कि मेरी एक पहचान हो, मेरी एक आइडेंटिटी हो,
तो यहां वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है, अपने एक जीवन दर्शन, एक लाइफ फिलोसॉफी निर्माण करना चाहता है। तो ये अस्मिता यहाँ कई संदर्भ में है, सेल्फ आइडेंटिटी के संदर्भ में, सेल्फ रेस्पेक्ट के संदर्भ में, एक लाइफ फिलोसॉफी के संदर्भ में, एक आत्मनिर्भरता के संदर्भ में। औपचारिक परिचालन, बहुत बार प्रश्न आ गया, औपचारिक परिचालन का मतलब क्या है? औपचारिक परिचालन का मतलब क्या? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, परिचालन का मतलब ऑपरेशनल होता है, और औपचारिक का मतलब क्या? फॉर्मल। तो ये जो 12 वर्ष के बाद का समय है, उसको पियाजे ने औपचारिक परिचालन बोला, जहां बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, मूल चिंतन करता है, तो ये पियाजे है औपचारिक परिचालन, याद रखना। अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति, अनक्लियर इंडिविजुअल सिचुएशन है यहां पे। अनक्लियर का मतलब लगता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, एक उलझावा सा बच्चा लगता है, एक रिडल स्टेज लगता है, उलझने उलझने अटपटी अवस्था इसलिए बोला गया, रिडल स्टेज इसलिए बोला जाता है। तो अस्पष्ट, अनक्लियर है बच्चा यहां पे। वयस्क अवस्था की दहलीज, दोनों प्रश्न एग्जाम में आया हुआ, ये आया हुआ है ये 2020 वाले एग्जाम में, संस्कृत डिपार्टमेंट में। अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति मतलब उसको देख के आप अनुमान लगा पाओगे, वो खुद भी अनक्लियर रहता है कि मुझे जाना किधर है। तो अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति कौन सी अवस्था को कहा जाता है? किशोर अवस्था को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति, अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति, अनक्लियर रहता है यहां पे वो। राकेश जी कहें लाला राम ने दपा लिया, तो लाला राम जी तो यार हद ही कर दिया, अभी को ब्याह है, को के करना भाई, ब्याह को चाव चढ़ रहे थे, साइकोलॉजी का लाग रहा हो। उलझन व अटपटी अवस्था, उलझन बोलते हैं, अटपटी बोलते हैं, रिडल स्टेज, इंग्लिश में बोलते हैं रिडल। उलझन, अटपटा, सब कुछ उलझावा सा लगता है, धागे जो डोर है वो उलझ जाती है, तो समझ में नहीं आता सुलझे कैसे। किशोर अवस्था का बच्चा ऐसे ही होता है, उसके विचारों में इतना संघर्ष, इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसे खुद को समझ में नहीं आता जाए कौन सी दिशा में। इसलिए अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति और उलझन, रिडल स्टेज, अटपटा सा, सब कुछ अनमना सा लगता है, बेमना सा बच्चा हो जाता है, ना रात को नींद है ना दिन में चैन है, ये सिचुएशन है सब। तो उलझन एक कॉन्फ्लिक्ट को लेकर है, उसके द्वंद्व को लेकर है। चांदनी जी कह रहे हैं सर आज के लिए बहुत है। चांदनी जी क्या हुआ ऐसे? समस्या अवस्था, ये अभी स्कूल लेक्चर में आया था प्रश्न, बायोलॉजी कौन से पेपर में है। प्रॉब्लम स्टेज किस अवस्था को कहा जाता है? बाल किशोर अवस्था को। सबसे अधिक प्रॉब्लम्स यही आते हैं जिंदगी में, सबसे अधिक प्रॉब्लम्स आते हैं। और अवास्तविकता, अनरियलिटी, बच्चा यहां डे ड्रीमिंग करता है, दिवा स्वप्न लेता है, इसलिए इसको अवास्तविकता की अवस्था भी बोलते हैं। सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रॉब्लम स्टेज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये प्रश्न आया अभी जस्ट, और किसने कहा था? हरलोक ने। ये प्रश्न नॉर्मली किताबों में उल्लेख ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, उल्लेख नहीं मिलेगा। आप कहते हैं ना कई बार कि सर क्या हम पेपर का एनालिसिस करके पढ़ते हैं, आपको गाइडों में नाम नहीं मिलता है, बहुत सी गाइडों में देखना, मुझे नहीं पता, बट ये पेपर जब आया था तो बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर आपकी किताब में है, बाकी नहीं, हमें उल्लेख ही नहीं मिला। प्रॉब्लम स्टेज, हडलोक ने इसको प्रॉब्लम स्टेज कहा है कि यहां समस्याएं हैं दुनिया भर की, ये डिफिकल्टी टाइम, इसलिए सबसे कठिन काल के लिए पैटर्न इसलिए कहा था। तो प्रॉब्लम स्टेज एग्जाम में आ गया है, इंपॉर्टेंट है। अवास्तविकता का समय, रियल बाल्यावस्था में वास्तविकता में निवास कर रहा है, शेष अवस्था में काल्पनिक जगत में, और यहां आपने इसको बोल दिया अवास्तविकता, डे ड्रीमिंग वाले स्टेज है, यहां भी कल्पनाओं में उड़ेगा, हवाई उड़ान, याद रखना। ज्यादा नहीं, बस कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर छोड़ देंगे, कल पढ़ लेंगे। बसंत ऋतु, स्प्रिंग ऑफ लाइफ, स्प्रिंग स्टेज, बसंत जानते हैं, सब कुछ हरा हरा दिखता है, आसमान में उड़ने की ख्वाहिशें पलती हैं, तो इसलिए बसंत ऋतु बोला गया, स्प्रिंग स्टेज बोला गया इसको। विशिष्टता की खोज अवस्था, विशिष्टता की खोज अवस्था मतलब अलग पहचान, एक आइडेंटिटी बनानी है, मुझे सेल्फ आइडेंटिटी है, सबसे बड़ी चीज है। किशोर अवस्था की सबसे बड़ी चुनौती जो मानी जाती है वो यही मानी जाती है। ये प्रश्न आया हुआ है स्कूल लेक्चर में कि किशोर अवस्था की सबसे बड़ा जो चैलेंज माना जाता है वो क्या माना जाता है? सबसे बड़ा चैलेंज यही माना जाता है स्व पहचान, सबसे बड़ा चैलेंज है सेल्फ आइडेंटिटी, अलग पहचान, ये सबसे बड़ी चुनौती किशोर अवस्था की, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है किशोर अवस्था का? तो आपको ये बताना है, चुनौती, खुद की आइडेंटिटी बनानी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किशोर अवस्था में।
तो विशिष्टता की खोज अवस्था, अलग पहचान की अवस्था, चुनौती स्टेज, स्व पहचान इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्कूल लेक्चर वाले बच्चे स्पेशली एक एक चीज को, बाकी पढ़ना सभी को है, सेकंड ग्रेड वाले नहीं छोड़ सकते, कोई नहीं छोड़ सकता, रेट वाले नहीं छोड़ सकते, बट स्कूल लेक्चर वाले बच्चों को तो एक एक शब्द को याद करके जाना है, वो कुछ नहीं छोड़ना उनको। अलग पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है ना, ये याद रखना। और गोल्डन एज, ये सब के सब प्रश्न आए हुए हैं, ये सब के सब प्रश्न आए हुए हैं, स्पेशली बता दूं, सब के सब, इतना इंपॉर्टेंट अवस्था है गोल्डन एज, स्वर्णिम काल। मैंने कहा कि बच्चा बनता भी इसी अवस्था में, बिगड़ता भी इसी अवस्था में, गोल्डन एज है, बनेगा भी इसी अवस्था में, बिगड़ेगा भी इसी अवस्था में, इसलिए इसको गोल्डन एज बोला जाता है। अस्तित्व के विकास हो तो अभी चर्चा कर ही ली थी अपने, अस्मिता वाला अस्तित्व है, अस्मिता। तो गोल्डन एज इस अवस्था को, किस अवस्था को कहा जाता है? किशोर अवस्था को। अस्पष्ट व्यक्ति तो सेम ही आ गया ना तो अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति तो सेम ही आ गया इसमें, है ना। अस्पष्ट व्यक्ति स्थिति, उसकी स्थिति अनक्लियर रहती है, और यहां मैंने लिख व्याख्या भी कर रखी है, वो ऐसा लगता है कभी बच्चे जैसे व्यवहार करता है तो कभी बूढ़ों के समान व्यवहार, कभी तो बच्चा बन जाएगा, छोटी सी बात पे इतना भावुक हो जाता है, रोने लग जाता है मम्मा की गोद में बैठ के, मम्मा मेरी बात करवा दो ना, मम्मा मेरी बात मान लो ना, आप तो मेरी मम्मा हो, बच्चा बन रहा है। कभी बड़े मेच्योरिटी वाली बातें करता है, परंपराओं की बातें करता है, रीति रिवाजों की बात करता है, यार समझ में नहीं आ रहा है बच्चा क्या है। तो कभी बच्चा बन रहा है, कभी प्रौढ़ के जैसा व्यवहार कर रहा है। बायोलॉजी के लिए गाइडेंस निधि जी, कोशिश रहेगी बायोलॉजी आपने कहा है आज, तो निश्चित रूप से प्रयास रहेगा कि इस वीक में बायोलॉजी का किसी न किसी एक्सपर्ट से मिला देंगे। तो स्पष्ट व्यक्ति स्थिति एग्जाम में आया हुआ है। समस्या उम्र, ये वापस वही चीज आ गया, वास्तविकता अवस्था आ गया, डबल टाइप है। सुंदरता श्रृंगार की आयु, ठीक है, यहां अपने आप को डेकोर करेगा, वो सजाएगा, फेयर लवली, फेयर हैंडसम, कोई भी उल्टी सुल्टी क्रीम मिल जाए। आजकल का टाबर तो बेचारा बहुत समझदार है, आज फोन आ गया आपके पास, आप देख लोगे कौन सी लड़कों के लिए, कौन सी लड़कियों के लिए, कौन सी, पहले चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, घर में कोई की भी क्रीम मिल जाए, एक्सपायरी डेट कौन देखनी होती, अपन तो क्रीम चेयर कोई भी मिल गई लगा लो, अरे क्रीम को मतलब लगा लो, रगड़ लो कि इन करो कि रंग रोज सुधर जा। पहले के बच्चे बेचारे इतने सुंदर होते भी ध्यान डेकोरम नहीं रखते थे, तो चाहे गुमड़ा की दवाई हो, भाभी क्रीम जाएगी लागती भी नहीं, रगड़ लेता था, ठीक है यार। लड़कों की स्थिति और बुरी थी, लड़की तो फिर भी थोड़ी बहुत समझदार होती, लड़का तो किशोर अवस्था के बेचारा क्यों भी चाहे मानते कि थोड़ा बहुत सुधर जाए तो कोई ध्यान ही देना शुरू करते। तो सुंदरता और श्रृंगार की आयु इस अवस्था को बोलते हैं। बच्चा यहाँ दिन में 2 बार नहाएगा, बाल्यावस्था में चाहे नहाया नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हेयर स्टाइल बनेंगी। जैसे मैं क्लास में आता हूँ तो बालों को ऐसा करता हूँ, ये बीट में आ गया, बाकी यहाँ बच्चा थोड़ा सा डेकोरम करेगा, बाल थोड़े से सुंदर लग रहे हैं, एकदम से बढ़िया से लग रहे हैं, ठीक है ना। और मूछे मूछे मूछ तो आजकल के बच्चे तो मूछ रखते नहीं, कोई मेरे जैसा कोई टीचर मुश्किल से मिलेगा जो मूछ रखता है। मेरे को कई बच्चे कहते हैं सर मूछ मूछ नहीं रखूं तो शायद मैं और छोटा सा लगने लग जाऊं, लेकिन मूछ मुझे अच्छी लगती है, ये मेरी आइडेंटिटी है, मुझे लगता है कि सही है। उस समय बच्चा मूछे मूछे कटा के एकदम से क्लीन सेव होके एकदम से, चाहे कपड़े धोने वाले साबुन को 20 बार रगड़ना पड़े लेकिन रगड़ेगा। आज आज उस समय साबुन भी यही होती थी, आजकल तो नहाने की और कपड़े धोने की साबुन अलग अलग आती है। उसमें साबुन कोई से भी होती थी, लगभग कपड़े धोने वाली साबुन होती थी, वो ज्यादा जरूरी थी, नहाने वाली कोई जरूरी नहीं थी। वो रगड़ के भी खुश हो जाएगा। सब्जी में डालने वाला तेल बालों में रगड़ के तो सोचेगा कि बस पता नहीं क्या लगा लिया है, चमक है, नमक है। वो अपने टाइम की किशोर अवस्था थी, आजकल के बच्चा तो बहुत सारी चीजें रख सकता है। टीन एज, ये बहुत बार प्रश्न आया है। टीन एज किस अवस्था को कहते थे? किशोर अवस्था को टीन एज बोलते थे, याद रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है। कुछ विद्वानों के स्टेटमेंट है, देख लें। कोल किशोर अवस्था शरीर में सभी तंत्रों की वृद्धि का काल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना है, ठीक है ना। कि शरीर के जो शारीरिक अवयव हैं, शरीर के जो अंग हैं, तंत्र हैं, ठीक है, उन सभी का वृद्धि ग्रोथ जो होती है इस समय मैक्सिमम जितनी होनी होती है वो यहां पे हो जाएगी, बट ये एकदम गौण है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। किशोर अवस्था शरीर में सभी तंत्रों की वृद्धि का ग्रोथ का काल है, तो शारीरिक अंग जो भी होंगे आपके वो लगभग यहाँ पे कंप्लीट चरम पे होंगे। स्टेनले हॉल ने इसको तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा था, और इनकी किताब थी एडोलेसेंस,
जो एडोलेसेंस मैंने नाम बताया वो इनकी बुक का नाम था, और किशोर अवस्था का जनक स्टेनले हॉल को माना जाता है। और ये स्टेटमेंट मुझे लगता है पता नहीं कितनी बार आ गया है, पता नहीं कितनी बार। तो ये याद रखना, स्टेनले हॉल, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था, ठीक है। डिफिकल्टीज हैं, स्ट्रॉम है विचारों में, कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसलिए इसको तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था बोलते हैं। और इन्होंने 1904 में किताब लिखी थी एडोलेसेंस, उसी में इस सिद्धांत दिया था इन्होंने, आकस्मिक विकास सिद्धांत, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। रोजर ने क्या कहा है? किशोर अवस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए अभिव्यक्ति और विश्वासों की प्राप्ति का समय है। इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अभिवर्ती एटीट्यूड मतलब यहां बच्चे का नए विचार बनते हैं, और विश्वास एक नए विश्वास अर्जित करता है, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो नेगेटिव विश्वास हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये रोजर वाला देखो, देख लेना, वरना छोड़ो, छोड़ लेना ना, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब ये गौण सा है थोड़ा सा। रोजर प्रभावशाली भाग लेने के लिए अभिवर्ती और विश्वासों की प्राप्ति का समय है, तो इसको आप देख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रोजर वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोल वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुहलन वाला ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। कोलन किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था तथा प्रौढ़ अवस्था के मध्य परिवर्तन काल है। क्या है? परिवर्तन काल है। किसके मध्य? बाल्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था, क्योंकि बाल्य अवस्था खत्म होती है, किशोर अवस्था प्रारंभ होती है, और उसके बाद किशोर अवस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आती है। तो दोनों के मध्य का जो चेंजिंग समय है वो कौन है? किशोर अवस्था है। किसने कहा है? कुहलन ने। तो रोजर और कुहलन और कोल, ये तीनों स्टेटमेंट इतने महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। लिख लेना है, इतने महत्वपूर्ण तो नहीं है, छोड़ो, छोड़ देना। किलपैट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किलपैट्रिक ये इंपॉर्टेंट है। जीवन का सबसे कठिन काल, डिफिकल्टीज टाइम, डिफिकल्टीज टाइम। आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे, कोई दिक्कत? तो क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है? आपके कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, चल रही कि नहीं चल रही है? इसमें स्क्रीन में शो नहीं हो रहा कुछ भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? शायद कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत हो रही है? एक मिनट देखना पड़ेगा, क्या हो रहा है? कमेंट्स नहीं चल रहा है, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? एक सेकंड में देख लेता हूं। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा इसमें भी कुछ, क्या प्रॉब्लम हुई है? क्या हो गया? कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। क्या हो गया भाई? क्लास चल रही है, एक मिनट। हाँ, अब दिखाई दे रहा है, एक सेकंड। अब दिखाई दे रहा है मुझे कमेंट, एक सेकंड। क्या हो रहा है बाबूलाल जी? हाँ, अब दिखाई दे रहा है। अभी क्या पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, ऊपर नीचे नहीं आ रहे थे। क्लास चल रही है, हाँ चल रही है, मुझे आ गया, अब तो दिख रहा है, अब कमेंट्स भी दिख रहे हैं आपके।
तो ये किलपेट्री तक अपन पहुंच गए थे। जीवन का सबसे कठिन काल किससे बोला जाता है? तो जीवन का सबसे कठिन काल जो है वो किलपेट्रिक ने बोला है। और कठिन काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ इतनी समस्याएं आती हैं, ठीक है ना। हर लोग इसको समस्या काल बोल देता है और किलपेट्रिक क्या बोल देता है? जीवन का सबसे कठिन काल बोल देता है। तो डिफिकल्टीज टाइम जो है वो इसको किशोरावस्था को बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना किलपेट्रिक वाला, ये जरूर देखना आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किलपेट्रिक ने इसको क्या कहा? जीवन का सबसे कठिन काल, ठीक है ना। मनीष मीना जी का लास्ट कमेंट दिखाई दे रहा है, उसके बाद कमेंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किलपेट्रिक जीवन का सबसे कठिन काल लिख लिया, यहां तक आगे अपन आगे देखते हैं। यहां अभी तक जो मैंने लिखाए हैं जैसे कुहलन है, रोजर है और कोल है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट यदि स्टेटमेंट आपको देखना है तो किलपेट्रिक ही देखना, जीवन का सबसे कठिन काल, ठीक है ना। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। बिग वहंट क्लास चल रही है, चलो फिर ठीक है, ठीक है। शर्मा प्रीति जी का लास्ट कमेंट है, उसके बाद कमेंट क्यों नहीं आ रहे? फिर दोबारा कोई दिक्कत तो नहीं है। बिग वहंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है विग वहंट का, और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है विग वहंट ने क्या बोला है। विग वहंट का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कमेंट्स आपको दिख तो नहीं है ना क्लास, कहीं मेरे को दिख नहीं रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना? प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना? कमेंट्स आपके दिख नहीं रहे हैं, दोबारा से कोई दिक्कत हो रही है क्या? ओके 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 ओके। क्लास पूर्ण रूप से सही चल रही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोई बीच में कोई विशेष बात हो तो बता देंगे मुझे, मैं कमेंट्स आपके देख नहीं पाए किसी के। तो किलपेट्रिक का देख लेना अपने जीवन का सबसे डिफिकल्टीज टाइम, ठीक है ना। अब दिखाई दे रहा है सूरज सिंह जी, ठीक है। विग वहंट ने क्या कहा है? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, परिवर्तन, ठीक है। किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला क्या है? एक ही शब्द है, वो है परिवर्तन। किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। विग वहंट इंपॉर्टेंट है। किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, परिवर्तन। यहां से दो टाइप के प्रश्न पूछे गए कि ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है, और परिवर्तन शब्द किस अवस्था के लिए यूज किया जाता है। दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं। दिलीप जी क्या बोल रहे हैं? विमला जी, टीन एज क्या है? देखो, टीन एज का मतलब ये होता है, टीन एज का वैसे कोई अर्थ नहीं होता है कि टीन एज का मतलब है। टीन एज का मतलब है कि जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको टीन एजर बोला जाता है, ठीक है ना। तो वैसे इसका कोई अलग मीन नहीं है कि टीन एज का मतलब क्या है। स्पेशली जो अपने साइकोलॉजी की भाषा में जो टीन एज का मतलब लिखा जाता है वो 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसको अपन टीन एजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनेजर बोलते हैं। तो इसी संदर्भ में यूज होता है, बाकी कोई अलग से इसके कोई मायने नहीं होते हैं, ठीक है ना। 13, 14, 15, 16 टीनेज बोल दिया ना मैं। टीनेज सिर्फ 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसको अपन टीनेजर बोलते हैं। तो ये कोई अलग इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता कि टीनेजर का मतलब अलग से क्या है। 18 से कम साल के बच्चे को अपन टीनेजर बोलते हैं, बस इसी संदर्भ में होता है। बिग वहंट इंपोर्टेंट है। किशोर अवस्था के लिए व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, परिवर्तन। और परिवर्तन की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोर अवस्था को कहा जाता है। किसने कहा? बिग वहंट ने कहा, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी? मैंने कई बार चर्चा कर लिया, अपनी अवनी की आती है, उससे बेस्ट बुक कोई नहीं। जर्सिल्ड का स्टेटमेंट देख लें। किशोर अवस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। मतलब ये सबसे वो समय है जब विचारशील बच्चा जो होता है वो बाल्यावस्था से किधर संक्रमण करता है? परिपक्व अवस्था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये स्टेटमेंट भी ये 3 बार स्कूल लेक्चर में आया है, इसको याद रखिएगा कि जर्सिल्ड ने क्या कहा? किशोर अवस्था वह समय है जब विचारशील बालक, किशोर अवस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति, यहां व्यक्ति लिखा गया है लेकिन हम बालक लिख सकते हैं आप, बाल्य अवस्था से किधर? परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। मतलब किशोर का मतलब क्या लिया जाता है? परिपक्वता लिया जाता है। तो किशोर अवस्था बाल्य अवस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण की अवस्था कहलाती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। किसने कहा? जर्सिल्ड ने स्टेटमेंट दिया। किसने दिया? जर्सिल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्टार याद रखना। ये बिग वहंट वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेनले होल का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जीवन का सबसे कठिन काल ये इंपॉर्टेंट है, और जर्सिल्ड का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन कल ही पढ़ेंगे आगे। ब्लेड जोन्स और सिंपसन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, इसको आप छोड़ देना। ब्लेड जोन सिंपसन महत्वपूर्ण नहीं है, ना आया है ना आने के चांसेस है। हल्का सा देखो, देख लेना। किशोर अवस्था वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ से पहले समाप्त हो जाता है। तो ब्लेड जोन सिंपसन की डेफिनेशन है ये। तीनों व्यक्ति
तीन व्यक्ति हैं, ठीक है। और इन्होंने लिखा है कि किशोरावस्था वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू होता है। बाल्यावस्था जैसे अंत होती है तभी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही प्रौढ़ अवस्था प्रारंभ होगी तो उस समय समाप्त हो जाएगी। किसने कहा? ब्लेड जॉन सिम्पसन। तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। स्टेनले होल, किशोर अवस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। स्टेनले होल का चाहे कोई भी स्टेटमेंट हो किशोर अवस्था पे, सब के सब पढ़ के जाने, सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किशोर अवस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। किसने कहा? स्टेनले होल ने कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये सब प्रश्न आए हुए हैं स्टेनले होल के, और 1904 में इसने अपनी किताब एडोलेसेंस में इन स्टेटमेंटों का जिक्र किया है। तो तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था में स्टेनले होल है। किशोर अवस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं, मतलब बच्चा एक नए रूप में सामने आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। विकास की क्रांति की स्टेज क्या है? विकास की क्रांति की स्टेज किशोर अवस्था को बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां विकास अधिकतम हो जाता है, ठीक है ना, और उथल पुथल होती है विकास में, इसलिए इसको क्रांति की स्टेज बोला जाता है। जीन पियाजे ने क्या कहा है? किशोर अवस्था महान आदर्शों और वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल लेक्चर में आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किशोर अवस्था महान आदर्शों तथा वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। तो ये भी याद रखना, जीन पियाजे कहता है किशोर अवस्था, नैतिक विकास के संदर्भ में कहा था इन्होंने, अपनी किताब लिखी थी उन्होंने, मॉरल जजमेंट ऑफ द लाइफ, ठीक है ना। तो उसमें इन्होंने किताब में इस बात का जिक्र किया कि किशोर अवस्था महान आदर्शों और वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है, ठीक है ना। बस दो तीन स्टेटमेंट और बच्चे, उसके बाद खत्म करेंगे। महान आदर्शों और वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है, ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। करोनिकरो ने कहा कि किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। नॉर्मली मैं कहता हूं कि करोनिकरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां ये स्टेटमेंट आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। ये करोनिकरो का स्टेटमेंट है, बट आज तक आया नहीं है, बट जबकि करोनिकरो का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो करोनिकरो का स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा। आईजेंक, ये छोड़ देना, आईजेंक महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये यूं ही दिया गया है, मान लीजिए आप। वे संधि के बाद की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है कि मुझे मेरे लिए करना है, ठीक है ना। तो आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है, ये किसने कहा है? आईजेंक ने कहा है, बट मैंने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये आप जरूर देख सकते हैं, किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। सर आपकी बुक के अलावा कोई बुक पढ़नी पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग। मैं तो क्यों कहूंगा कि इतना सब कुछ दे रखा, उसके बाद भी आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे। कल टेस्ट वही 5:15 बजे के आसपास, 5 से 6 बजे के बीच में होता है अपना टेस्ट। तो साइकोलॉजी का टेस्ट ऐप के ऊपर आपके आ जाएगा, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है उन टेस्ट सीरीज में आ जाएगा। हॉल ने कहा है कि ये कामुकता के जागरण की अवस्था है, ठीक है ना। तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, मेरे अकॉर्डिंग थक गए होंगे आप। हॉल ने इसे कामुकता, कामुकता मतलब वही सेक्सुअल इंस्टिक्ट के संदर्भ में बोला है, ठीक है। रोश ने भी इसको कामुकता को इसकी मूल अवस्था बताया है, और हॉल ने भी इसको कामुकता के जागरण की अवस्था बोला है। तो आज के लिए मेरे अकॉर्डिंग थक चुके होंगे आप, लंबी क्लास हो गई अपनी 1 घंटा 47 मिनट की। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल किशोर अवस्था को पढ़ेंगे, ठीक है। कल किशोर अवस्था को कंप्लीट करने का प्रयास रहेगा कल की क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। माइनस मार्किंग रहेगी कल के टेस्ट में निश्चित रूप से। यूनिट 4 की कंप्लीट वीडियो लगेगी, कल डाल दूंगा मैं, शनिवार को मूर्ति का है तो कल तक जाएगा।